अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। वही लास्ट क्लास में एक पिन क्रिएट करने का मेथड, पिन चेंज करने का मेथड, बैलेंस चेक करने के लिए मेथड, विड्रॉ बैलेंस का मेथड हमने बना लिया था। ठीक है, बाकी अभी जो मेथड्स बाकी उसको जल्दी से फिनिश करके हम आगे बढ़ते हैं। सही है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको सेल्फ के बारे में बताना है जो हमारे लास्ट क्लास में रह गया था, तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा चलें, तो ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। सही है, क्या सिंटेक्स होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? पहले कोई ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, लेट से मैं A1 बोल देता हूँ। A1 इक्वल्स टू ATM, क्लास का नेम आएगा और ये ब्रैकेट्स बनाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अच्छा ये पे आईडी दिखा रहा है चूँकि हमने उसको आईडी को प्रिंट करवाया था ऊपर, ये रही। ठीक है, आईडी, और हमने कहा सेल्फ को प्रिंट कर दो, सेल्फ की आईडी को प्रिंट कर दो। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आईडी है ना, ये असल में एक एड्रेस है रैम के अंदर जहाँ पे इसने हमारा ऑब्जेक्ट बना के रखा है। समझिएगा बात को। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट जब बनाया तो क्या हुआ, आपको पता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने क्या किया, हमें आईडी दिखा दी। आईडी किसकी दिखाई? सेल्फ की दिखाई है। अभी मैंने किसकी आईडी प्रिंट की हुई है, देखें ज़रा, सेल्फ की आईडी मैंने प्रिंट की हुई है, तो उसने मुझे क्या किया, सेल्फ की आईडी डिस्प्ले करवा दी। अच्छा हुआ क्या होगा बैकएंड पे कि भाई जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ना क्लास को, जैसे ही मैंने क्लास को कॉल किया, इसने क्या किया, हमारी रैम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट करके रख दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारी मेमोरी में सेव करवा दिया। अभी उसकी पिन भी 0 है, बैलेंस भी क्या है, 0 है। लेकिन एक छोटी सी समझ लें, मैं किस तरह बताऊँ, जैसे लेट से इसी यहीं पे इमेजिन कर लें कि भाई आपके पास जस्ट विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और जैसे नहीं होगा समझें कि कुछ इस तरह का ना आपके पास रैम के अंदर कुछ स्पेस इसने क्या किए, एलोकेट कर दिए। ठीक है, भाई रैम में तो होती है ना हमारे पास, ठीक है, मेमोरी मौजूद होती है, 16 GB है या फर्दर जितनी भी GB की है, तो क्या करता है वहाँ पे एक छोटा सा एक लोकेशन लेके, छोटी सी जगह लेके हमारे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेव करवा देगा। अब इस ऑब्जेक्ट का मतलब इस लोकेशन का जो उसने एड्रेस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये ऊपर वाला एड्रेस उसने हमें बताया हुआ है कि उसने रैम के अंदर इस एड्रेस पे हमारे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। समझ रहे हैं यहाँ तक बात को? ठीक है, अब अगर मैं दोबारा कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मैंने A2 भी क्रिएट किया, मैंने कहा A2 इक्वल्स टू ATM। ठीक है, अब इसने देखें ज़रा मुझे डिफरेंट एड्रेस दिया है। ज़रा एंड से देखें अगर आप लोग, शुरू में तो थोड़ा सा सेम होगा, एंड में ज़रा देखें तो 592 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 14320 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो अगेन क्या हुआ होगा कि इसने रैम के अंदर एक और किसी जगह पर जाके हमारे इस ऑब्जेक्ट का डेटा सेव करवा दिया, और उसकी आईडी इसने हमें बताई कि भाई इस एड्रेस पे उसने हमारे ऑब्जेक्ट को सेव किया हुआ है या स्टोर किया हुआ है। सही है, यहाँ तक समझ रहे हैं बात को? सेल्फ का एड्रेस ये वाला नीचे वाला, सॉरी, इस टाइम सेल्फ पे जो एड्रेस है ये वो ऑब्जेक्ट 2 पे आ चुका है। बिल्कुल, तो सेल्फ अभी किसको बता रहा है, नीचे वाले, हाँ नीचे वाले मतलब A2 को बता रहा है। A2 का बता रहा है। सही है, दोनों का सेल्फ अलग अलग है, A1 का भी अलग। एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। अब जरा समझिएगा, मैं बगैर अभी मेथड के बगैर, मतलब अभी मैं मेथड यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं यहीं पे आपको खड़े होकर ज़रा ये चीज़ क्लियर करता हूँ भाई ये सेल्फ क्या चीज़ है। तो समझिए ज़रा, अभी मैंने जो एड्रेस प्रिंट किया है ना, ये किसका है भाई, सेल्फ का है। किसका एड्रेस है ये, सेल्फ का एड्रेस है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो आईडी को, किसकी, मेरे इस ऑब्जेक्ट की। सही है, तो ज़रा मैच कीजिएगा नंबर को कि नंबर किस तरह का है ये। देखें एंड को पहले मैच कर लें, 0592, और एंड में यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0592। ठीक है, तो समझिएगा बात को, जब मैं A1 ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, जब मैं A1 ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर सेल्फ क्या बता रहा है, A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। A1 मतलब जो A1 है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम है A1 है। ठीक है, और सेल्फ है, बाहर कौन है क्लास के, A1 है। ऑब्जेक्ट आपका बाहर ही बनेगा ना भाई,
तो A1 आपका बाहर है और सेल्फ कहाँ है, क्लास के अंदर है। ठीक है, अब समझिएगा बात को। क्या किया, जैसे ही हमने क्लास को कॉल किया था ना, उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या इसको इस तरह समझें कि उसने क्लास की मदद से जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसका डेटा एक लोकेशन पे सेव करवा दिया था। ठीक है, एक लोकेशन पर उसने क्या किया, सेव करवा दिया। ठीक है, और उसका एड्रेस, उसका रेफरेंस उसने कहाँ पे सेव कर लिया, हमारे पास A1 में सेव किया। ठीक है, समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सेल्फ का एड्रेस क्या है भाई, सेल्फ का एड्रेस ये सही है। मैंने आपको A1 का एड्रेस प्रिंट करके दिखाया, उसने वो भी मुझे सेम ही बताया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि रैम के अंदर जिस लोकेशन पर, रैम के अंदर जिस लोकेशन पर मेरा डेटा सेव हुआ है उसका एड्रेस ये है। ठीक है, और ये एड्रेस कहाँ कहाँ स्टोर हुआ है, A1 में भी हुआ है और किस में भी हुआ है, सेल्फ में भी हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दोबारा कि भाई सेल्फ का मैंने आईडी प्रिंट करवाई, इसको समझा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने सेल्फ की आईडी प्रिंट करवाई, सही है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो उसने मुझे ये वाला एड्रेस शो कर दिया। ठीक है, ये एड्रेस उसने मुझे दिखा दिया। मैंने कहा चलो A1 का भी एड्रेस चेक करते हैं। तो A1 का एड्रेस इसने मुझे क्या दिखाया, वही दिखाया जो उसने सेल्फ का एड्रेस दिखाया था। सही है, मतलब देखें लोकेशन तो एक होगी, अब रैम के अंदर जहाँ पे उसने हमारे डेटा को सेव किया है, ठीक है, वो तो एक ही जगह होगी ना भाई, लेकिन उस जगह को दो चीज़ें आपकी क्या कर रही हैं, रेफर कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो कौन कौन है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट का नेम है और दूसरा कौन है, ऊपर क्लास के अंदर सेल्फ है। सॉरी, सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अब माइंड में यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा भाई सेल्फ जो है ना वो तो A1 को शो कर रहा है, सेल्फ क्या कर रहा है, A1 का डेटा शो कर रहा है। सही है, अब जब मैं A2 के साथ सेल्फ का यूज़ करूँगा, मतलब जब मैं A2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या सेल्फ जब भी A1 का एड्रेस हमें दिखाएगा क्या, नहीं। अब समझिएगा, जैसे ही हम क्लास कॉल करते हैं ना, समझे, जैसे ही हम क्लास का नाम कॉल करते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। देखें, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा लेट से मैं दो एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने लिखा list1 इक्वल्स टू लिस्ट और list2 इक्वल्स टू, मैंने इसको भी एम्प्टी लिस्ट बना दिया। सही है, अच्छा ये भी क्लास है, हमने पढ़ा था, हम जितने भी पढ़ते आ रहे हैं ना डेटा टाइप्स, वो एक्चुअली क्या है, वो सारी की सारी क्लासेस हैं आपकी। ठीक है, तो अगर मैं दो मरतबा लिस्ट को कॉल कर रहा हूँ तो भाई लिस्ट के अंदर इमेजिन करें वहाँ पे भी तो सेल्फ मौजूद होगा। सही है, तो क्या करेगा, list1 को एक अलग एम्प्टी लिस्ट बनाएगा, list2 को एक अलग एम्प्टी लिस्ट बनाएगा। तो जब मैं जब मैं इनका एड्रेस निकालूंगा तो क्या होगा, सेम मतलब सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा ना, क्योंकि देखिए समझे बात को, list1 मेरा अलग वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से थोड़ी देर बाहर निकल रहे हैं, और list2 मेरा क्या है, एक अलग वेरिएबल है। ऐसा हमने किया है नहीं, कि काफ़ी मरतबा पहले हमने किया है। ठीक है, और इस तरह भले मैं 10 वेरिएबल क्यों ना बना लूँ, ठीक है, क्या हर जो वेरिएबल वो डिफरेंट होगा, नहीं होगा, डिफरेंट है। तो अब यहाँ से पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि देखें, आप जब भी सेल्फ का क्लास के अंदर यूज़ करते हैं तो होता क्या है, वो अपने करेस्पॉन्डिंग या उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो उसी को पॉइंट आउट कर रहा होता है, उसी को पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, और समझें इसको, दोबारा से इसको देखें कि भाई आपको ये A1 और सेल्फ वाला सिनेरियो समझ आ गया होगा कि सेल्फ ने मुझे एड्रेस दिया और जब मैंने A1 का एड्रेस निकाला वो भी मुझे सेम ही मिला। तो मुझे ये फील हुआ कि अच्छा भाई A1 के अंदर और सेल्फ के अंदर जो एड्रेस आ रहा है वो एक लोकेशन का आ रहा है जहाँ पर उसने डेटा को सेव किया है। ठीक है, दोबारा से समझें कि अब कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि सेल्फ तो सिर्फ A1 को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने जाके A2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। तो समझे दोबारा से कि आपका एक और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा जाकर जब क्लास को मैंने कॉल किया, और उस जो न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या वो जो न्यू ऑब्जेक्ट है वो सेम लोकेशन पे जाके सेव करेगा डेटा को हमारे, नहीं। समझे बात को, देखें ये एक आपका एड्रेस है, मैं एक काम करता हूँ, मैं वाइट बोर्ड इसको क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, अच्छा देखें, लेट से
जस्ट विजुअलाइजेशन समझाने के लिए कि आपके पास ये टोटल रैम है, ठीक है। अब वो जितने जीबी की भी हो, 8 है 16 है जो भी है, ठीक है। हमने कंसिडर किया भाई उसके अंदर ये स्पेस मौजूद है सारी, सही है। अच्छा, अब लेट से जब मैंने A1 बनाया तो इसने क्या किया, एक छोटी सी स्पेस को ऑक्यूपाई किया और उसमें मेरा किसको सेव कर दिया, जाके A1 को सेव कर दिया, ठीक है। A1 का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसका जो डेटा उसको जाके यहाँ पे सेव कर दिया, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो अभी यहाँ पर क्या क्या होगा भाई, दो चीज़ें होंगी, पिन और बैलेंस। अब यही है ना, दो ही हमारे पास डेटा मौजूद है उधर क्लास के अंदर, अगर आप लोग इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। ये देखें, क्लास में सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, ठीक है। पिन जिसकी वैल्यू क्या है 0, बैलेंस की वैल्यू भी 0। तो इसने क्या किया होगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ P फॉर पिन, इसकी वैल्यू उसने क्या रख दी यहाँ पे 0 और बैलेंस को क्या रख दिया 0.0, जो कि हमने फ्लोट बना के रखा हुआ है, सही है। इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑफ कोर्स इस तरह के आपके पास बहुत सारे चंक्स होंगे, एक और यहाँ पे लोकेशन होगी जहाँ पे उसने किसी और डेटा को सेव किया हुआ होगा या करना होगा। सिमिलरली अगर कोई गूगल क्रोम चल रहा है तो उसका भी उसने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। ऐसा होता है ना, अगर आप लोग अपनी रैम को जाके चेक करें तो आपकी रैम पता चलता है कि भाई वो कितनी % यूज़ हो चुकी है, टास्क मैनेजर में जाके हम चेक कर रहे होते हैं, सही है। तो इसने यहाँ पे A1 को रखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से उसको हमने A2 का नाम दिया था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर इस रैम में ही किसी रैंडम जगह पे जाएगा और वहाँ पे हमारे A2 को भी क्रिएट कर देगा। लेट से मैं यहीं पे बना लेता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे ये आया और इसने क्या किया, एक अलग से हमारे लिए स्पेस एलोकेट करी और वहाँ पे उसको न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है भाई, A2 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या किया होगा इसने, पिन और बैलेंस को 0 रख दिया होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा वो रैम में जाएगा और एक छोटी सी स्पेस लेके क्या करेगा, वहाँ पे डेटा को सेव करा देगा जाके, ठीक है। और डेफिनेटली अभी कुछ डेटा है नहीं, तो इसको जो वैल्यूज हमने कंस्ट्रक्टर में रखी हुई वो जाके उस जगह पर डेटा को सेव करवा देगा, सही है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। 3 बनाऊंगा तो फर्दर आगे क्रिएट कर देगा, 4 बनाऊंगा तो आगे क्रिएट कर देगा, ठीक है। मैं थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी स्पेस जाती है, ये बहुत छोटी सी स्पेस जाती है, केबीज क्या उससे भी कम में ये स्पेस जा रही होगी, ठीक है। और अगर हमारी रैम 8 GB 16 GB इस तरीके की है, पति कितने ही ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो रही है सबको, सही है। तो हम क्या करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग लोकेशन पे जाके डेटा सेव करवा देगा। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे आप सोच के बताएं कि इन जैसे लेट से मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे था, A1 यहाँ पर था और A2 मैंने कहा यहाँ पे उसने बनाया, मैंने 1 2 लिख दिया, तो भाई इनके कोई ना कोई तो एड्रेसेस होंगे ना। लेट से भी मैंने इनको 1 2 बोल दिया, लेकिन कंप्यूटर ने उनको क्या बोला हुआ है, कंप्यूटर ने उनको किस तरह एड्रेस याद रखा हुआ है, ये आईडी की मदद से, कि भाई जिस जगह पर उसने रैम में जिस जगह पर हमारे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाया है ना, उसका ये एड्रेस है, ठीक है। और A2 को जिस जगह सेव करवाया उसका ये एड्रेस है। सब समझ पा रहे हैं यहाँ तक मेरी बात को? हाँ भाई बताएं जल्दी से, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब समझिएगा बात को, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना ना तो आपका कौन कॉल हुआ, सेल्फ कॉल हुआ। क्या कॉल हुआ, सेल्फ कॉल हुआ। और उसने क्या किया, मुझे इस लोकेशन का एड्रेस दे दिया, सही है, जो आपके सामने हुआ, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपकी ये जो लोकेशन है ना, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास के अंदर, सेल्फ कर रहा है। चलिए यहाँ तक बात हो गई, हमें एक एड्रेस मिल गया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको A1 भी प्रिंट करके दिखाया, मैंने आपको A1 का भी एड्रेस या आईडी प्रिंट करके दिखाई, तो वो भी क्या मिल रही है, हमें सेम मिल रही है। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि भाई एक तो इस लोकेशन को सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, A1। मतलब ये दो डिफरेंट नेम हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट आउट कहाँ कर रहे हैं, सेम लोकेशन पे या सेम पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही है। अब प्रीवियस क्लास में चले, मैंने आपको एक वर्ड कहा था कि क्या था, ऑब्जेक्ट ही सेल्फ है, ये कहा था, क्या कहा था एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट ही सेल्फ है क्योंकि सेल्फ क्लास के अंदर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, A1 है, A2 है, A3 है, कुछ भी है, वही क्लास के अंदर क्या बना हुआ होता है, सेल्फ होता है। वही क्लास के अंदर क्या होता है, सेल्फ होता है। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइथन का मैंने आपको बता दिया गोल्डन रूल है। अगर कोई पूछे ना कि सेल्फ क्या होता है,
तो अगर आपको समझ आ जानी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आपके बताएंगे उसको भाई कि सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट ही होता है। और किस तरह होता है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एड्रेस हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो हमने क्या किया हुआ एक्चुअली डिफरेंट नाम यूज़ किए हुए हैं, लेकिन दोनों पॉइंट आउट कहाँ कर रहे हैं, सेम पोजीशन पर या सेम लोकेशन पर जहाँ पर उसने डेटा को सेव किया, सही है। अच्छा अब मुझे बताएं कि जब मैं A2 को कॉल करूँगा, A2 के एड्रेस को कॉल करूँगा, तो वहाँ का सेल्फ क्या होगा, उस टाइम पे सेल्फ इस एड्रेस को बता रहा होगा, सही है, उस टाइम पर सेल्फ क्या होगा, इस एड्रेस के बारे में बता रहा होगा, समझ पा रहे हैं बात। और उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, सही है। कुछ और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने A2 नाम दिया हुआ है। एंड सो ऑन, अगर हम इसके इसी तरह से और कितने ही ऑब्जेक्ट्स क्यों ना बना लें, तो सेल्फ क्या करेगा, अपने करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को बता रहा होगा, सही है। तो क्लास के अंदर आपका वो वही चीज़ सेल्फ होती है, लेकिन क्लास के बाहर क्या होती है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। समझ पा रहे हैं वर्ड्स को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। सर आपने कहा था सेल्फ की जगह हम जो चाहे लिख सकते हैं, हाँ, जो ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं क्या हम वही लिख सकते हैं सेल्फ की जगह या नहीं? अच्छा देखिए होता क्या है कि अगर आप अंदर A1 लिखेंगे ना तो काम करेगा, ये क्या होगा आपका काम करेगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेट से मैंने A1 बोल दिया, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका A1 होगा, लेकिन फिर आपको हर जगह A1 ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, ये आपका A1 होगा। या जैसे आपने लेट से अपना नाम लिखा है, ठीक है, या किसी और चीज़ का नाम लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने उसका यूज़ किया मैंने, आपने क्या करना होगा, आपने फिर उसी का यूज़ करना होगा फर्दर, सही है, उसका मसला नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि पाइथन के अंदर ना हर चीज़ की कन्वेंशन होती है, मतलब एक गुड प्रैक्टिस होती है कि भाई अगर आप इसको इस तरह लेके चलेंगे ना तो ये ग्लोबली रिकग्नाइज है। मतलब जैसे सेल्फ हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगर कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर काम कर रहा है तो आपको वो हमेशा सेल्फ का यूज़ करते हुए ही दिखेगा पाइथन के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो दिस हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। दूसरी लैंग्वेज में जाएंगे तो हर लैंग्वेज का एक अलग अलग वर्ड डिफाइन हुआ है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप उसी का यूज़ करें, आप चाहें तो कोई डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे जाके, एक शायद एग्जाम्पल है मेरे पास कि हम उसमें सेल्फ जगह किसी दूसरे अंदर जो सेल्फ लिखा हुआ है ना, उसको इसकी जगह किसी और वर्ड को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब ज़रा मुझे बताएं कि थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि भाई आपका सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि सेल्फ ही आपका ऑब्जेक्ट है। और इसकी ब्यूटी समझा, ब्यूटी क्या है कि भाई आपका सेल्फ जो है ना वो क्या कर रहा होता है, वो आपके जो ऑब्जेक्ट है ना उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। अब लेट से मैंने A1 बनाया तो सेल्फ किसको शो कर रहा होगा भाई, हाँ बताया जरा जल्दी से। जब मैंने एक A1 ऑब्जेक्ट बनाया तो सेल्फ किसको शो कर रहा होगा, A1 को। बाहर A1 है, अंदर कौन है, सेल्फ है, सही है। अगर मैंने A2 ऑब्जेक्ट बनाया तो सेल्फ चेंज हो जाएगा और वो फिर वो A2 के लिहाज से काम कर रहा होगा, सही है। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है भाई, जब मैंने A2 बनाया तो उसने मुझे ये वाला एड्रेस दिखाया, सही है। और नीचे आकर अगर मैं ID प्रिंट कर दूं A2 की भी, तो जरा ID देखें, एंड में क्या आ रहा है, तीनों के दोनों के, सॉरी 14320 14320, सही है। तो सेल्फ ही आपका क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है, सेल्फ ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ समझें, मैं आपको पहले एक फंक्शन पे लेके चलता हूँ और उसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ एक चीज़ को। लेट से मैं सिंपल एक फंक्शन बना रहा हूँ सम करने के लिए, दो नंबर्स को सम करने के लिए फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखना होगा भाई, मुझे सबसे पहले कोई बताए, हाँ डेफ, और फंक्शन का नेम आएगा, लेट से मैं लिखता हूँ ऐड नंबर्स, और मैं पैरामीटराइज फंक्शन बना रहा हूँ। तो लेट से मैंने कहा n1 n2 ब्रैकेट्स सॉरी कॉलन, और फिर क्या लिखूंगा मैं, सिंपल रिटर्न कर दूंगा n1 प्लस n2। अगर आप चाह रहे किसी वेरिएबल स्टोर कर रहे हो फिर उसको रिटर्न करवा दें, सही है। मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया, एग्जीक्यूट किया। अच्छा मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, लेट से मैंने कहा ऐड नंबर्स, और देख रहे हैं मुझे कितने हैं यहाँ पे, कितनी चीज़ें मुझे यहाँ भेजनी पड़ेंगी, दो चीज़ें, मुझे दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे जब भी वो काम करेगा। लेट से मैंने सिर्फ 3 लिख दिया तो आपको मालूम है भाई एरर देगा वो, क्या बोल रहा है कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, कि अभी भी एक आर्गूमेंट मिस है, सही है। तो मुझे दो यहाँ पे चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेट से मैंने 3, 4 लिखा, ठीक है, 7 हो गया।
आंसर इसने सही दे दिया। पहली बात समझ रहे हैं यहाँ तक? तो हुआ क्या, अब इसको समझिएगा। जब मैंने 8 नंबर का फंक्शन कॉल किया ना, तो इसमें मैंने कितने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए थे? 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए थे, 2 पैरामीटर्स लिखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स ही दिए। ये बात समझ आ रही है? पहले भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली बताने का पर्पस है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये क्लियर है? चलें ऊपर चलते हैं क्लास में। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ एक मरतबा, दोबारा से A1 क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्या किया उसने, किसी लोकेशन पे जाके हमारे इस वेरिएबल को या इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, सही। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक मेथड कॉल करने लगा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ A1 डॉट, मेथड तो इसी तरह कॉल होता है ना भाई, A1 डॉट और लेट्स मैंने लिखा क्रिएट पिन, क्योंकि पहला मेथड ही हमारा ये चलेगा जब भी हमारी बाकी सारी फंक्शनैलिटी काम करेंगी। क्रिएट पिन को मैंने यहाँ पर कॉल किया और ब्रैकेट्स बना दिए। अब ज़रा यहीं रुक के देखें, आपके पास एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है, उसके ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है? नन, कुछ भी नहीं है ना, हालांकि हमने तो ऊपर सेल्फ लिखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने ऊपर मेथड के अंदर सेल्फ लिखा है, नहीं लिखा? हर मेथड में हमारे सेल्फ मौजूद है। ये देखें, ये रहा सेल्फ मेथड के अंदर, ये रहा सेल्फ, ठीक है। ये रहा सेल्फ मेथड डिफाइन करते हुए हमने लिखा, यहाँ पर भी सेल्फ मौजूद है। तो हमने हर मेथड के अंदर सेल्फ लिखा हुआ है, सही है। लेकिन ये नन क्यों दिखा रहा है? हाँ एग्जैक्टली ऐसी है, ये आपका पॉइंट सही है, ठीक है। तो लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बताइए बात क्लियर हो रही है? कहाँ चले गया? ये रहा ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में, सॉरी, क्या दिखा रहा है? कुछ भी नहीं दिखा रहा। हालांकि यही काम जब मैंने नीचे किया था फंक्शन कॉल करते हुए, तो आपको मालूम था वो क्या दिखा रहा था? N1 और N2 दोनों चीज़ें दिखा रहा था। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई जल्दी से बताएं, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बताऊंगा फिर और क्लियर होगा, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आगे भी समझ नहीं आएगा। हाँ भाई ठीक है। तो अब देखें वो क्या रहा, अब पॉइंट समझिएगा। मेथड के अंदर, मेथड मतलब क्लास के अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। मेथड के अंदर जो आपका सेल्फ होता है ना, अगेन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सही है। अब पॉइंट समझिएगा कि जब मैं A1 डॉट क्रिएट पिन करूँगा ना, या A1 करके किसी भी मेथड को कॉल करूँगा, दोबारा जब भी मैं ऑब्जेक्ट डॉट करके किसी भी मेथड को कॉल करूँगा ना, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा होता है। समझिएगा बात को दोबारा, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा, सही है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सही है। हालांकि हमने ऊपर सेल्फ लिखा हुआ है। तो समझे बात को कि जब मैं A1 डॉट करके मेथड को कॉल करूंगा ना, या ऑब्जेक्ट नाम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट करके मैं किसी भी मेथड को कॉल करूंगा, तो ये आपका A1 जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम है, ये खुद उठकर एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा होता है क्लास के पास। समझ पा रहे मेरी बात को? एक मिनट दिएगा, पहले ये बात, ये सिर्फ ये वर्ड समझ आ रहा है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। ये वर्ड समझ आ रहा है, इसको माइंड में रखें। क्या कहा कि आपका जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, वही आर्ग्यूमेंट के तौर पे जा रहा होता है। तो अगर मैं आपको इस तरह करके दिखाऊं, और लोग ये गलत है, लेकिन जब समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम लिख किस तरीके से रहे, A1 डॉट क्रिएट पिन, हम लिख इस तरह से रहे, लेकिन फंक्शनैलिटी किस तरह काम कर रही है कि आपका जो A1 है ना, वो क्या हो रहा है, वो आपका एज एन आर्ग्यूमेंट ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स ये तरीका सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए फंक्शन के लिहाज से क्या होता है, ये इस तरीके से जा रहा होता है, सही है। लेकिन अगर आपका सिर्फ ऊपर सेल्फ पैरामीटर मौजूद है मेथड के अंदर, तो आपका ये सिंटेक्स क्या करता है, ये सिंटेक्स खुद क्या करता है, जब इसको हम कॉल करेंगे ना, तो हमारा ये मेथड ही एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा ऊपर, ठीक है। कहाँ पे जाएगा? क्लास के पास। अब बात समझिएगा, A1 का एड्रेस क्या है, ये पढ़ा हुआ, ठीक है, जो सेल्फ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जब ये जाएगा, जब ये एड्रेस है भी हमारा एड्रेस चेंज हुआ। अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया कि भाई इस एड्रेस को एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं भेज रहा हूँ ऊपर। कहाँ भेज रहा हूँ मैं? ऊपर भेज रहा हूँ, लेकिन किस तरह? इस तरह भेज रहा हूँ। ये बात समझ रहे हैं भाई? हमने ब्रैकेट में तो कुछ नहीं लिखा ना, मैंने कहा कि A1 डॉट करके जब हम मेथड कॉल करेंगे तो हमारा A1 ही क्या होता है, वो ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट बन के जा रहा होता है, सही है। तो भाई आप मुझे बताएं कि इस A1 के अंदर मौजूद क्या है, ये एड्रेस तो मौजूद है ना। मतलब अगेन चलें उधर कि A1 के अंदर क्या हुआ है, A1 के अंदर आपका
इनका एड्रेस सेव हुआ है, या ऑब्जेक्ट के अंदर इसका एड्रेस सेव हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास में भेज रहे हैं और वो एड्रेस भेज रहे हैं। सही है। तो क्या होगा, जब हम क्लास में जाके उस एड्रेस को एक्सेस करेंगे ना, वहाँ पे कौन एक्सेस करेगा क्लास में जाके उस एड्रेस को? सेल्फ करेगा। ये बात समझ रहे हैं? फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई जब मैंने जब मैंने 3 भेजा तो किसने गेट किया उसको? N1 ने। जब मैंने 4 भेजा किसने गेट किया उसको क्लास फंक्शन के अंदर? N2 ने। तो जब मैं यहाँ से A1 को इस तरह करके भेज रहा हूँ क्लास के अंदर, सो कौन गेट करेगा? सेल्फ गेट करेगा। सही है। तो एक्चुअली सेल्फ को अंदर क्या मिलेगा? एक एड्रेस मिलेगा। ठीक है। तो जब उसको एड्रेस मिलेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो उस एड्रेस पे जाएगा और फिर हमारे कोड के अंदर जो भी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही होगी ना, उस लॉजिक के मुताबिक हमारे उन एट्रीब्यूट्स को जाके चेंज कर देगा। तो क्रिएट पिन के अंदर हमारी क्या लॉजिक हैंडल हो रही थी? पिन क्रिएट करने की लॉजिक हैंडल हो रही थी। सही है। देखें यहाँ पे पिन क्रिएट करने की लॉजिक हैंडल हो रही है यहाँ पे। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर इस मेथड को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, अंदर सेल्फ में जाएगा उसके पास एड्रेस। ठीक है। आ जाए यहाँ पे, सेल्फ में क्या आया भाई? एड्रेस आया। ठीक है। बाकी हमने जो कंडीशन लगाई, जो कंडीशन लगाई मतलब सारी उसको आपको बताएं। फिर मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट पिन, मतलब मैं उस एड्रेस की मदद से उस लोकेशन तक पहुंच रहा हूं मैं रैम के अंदर। समझ रहे हैं बात को? उस एड्रेस की मदद से रैम के अंदर मैं उस जगह तक पहुंचा जहां पे पाइथन ने हमारे ऑब्जेक्ट को बना के रखा हुआ था। क्लियर हो रही है बात या बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं? जैसे हम डॉट अप्लाई का एम्प्लॉय का मेथड चलाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे चलाते हैं उसकी वैल्यूज आ जाती है उसके अंदर और फिर उन्हें अप्लाई या रोल में। एग्जैक्टली। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दोबारा समझें इसको। सिंपल सी चीज़ है कि भाई सेल्फ के अंदर आपका क्या आ रहा है? एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में खुद क्या है? क्या उसमें सोने हीरे क्या है? एड्रेस है ना भाई, एक लोकेशन का एड्रेस सेव हुआ है, आईडी से मैं आपको दिखाया। ठीक है। तो सेल्फ ने उसको क्या किया, उस एड्रेस को गेट किया और हमने जो कंडीशन लगाई हुई थी उसके बाद हमने क्या बोला, भाई उस एड्रेस पे जाओ। सेल्फ का मतलब तो यही हुआ ना भाई, एड्रेस इसने गेट किया है। हमने कहा उस एड्रेस पे जाओ, उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और वहाँ पे पिन करके एक एट्रीब्यूट है, पिन का एक एट्रीब्यूट है, वहाँ पे उसको सेव करा दो हमारे इस वाले जो यूज़र पिन हमने ली है उसको सेव करा दो। सही है, क्लियर हो रही है? तो क्या होगा, इस लाइन के बाद हमारा यहाँ पर अब पिन 0 नहीं रहेगा, जो भी यूज़र ने दिया वो क्या हो जाएगा, अब वो अपडेट हो जाएगा, लाइक 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? बाकी आगे का देख लीजिएगा, आगे भी हमने क्या किया, बैलेंस को भी हमने सेव करवाया हुआ है। तो सेल्फ के अंदर समझे वही एड्रेस आया या नहीं आया? A1 का ही एड्रेस आया होगा ना भाई, A1 का ही एड्रेस आया होगा और हमने बोला भाई उसी एड्रेस पे जाओ, बैलेंस को हमारे ये वाली वैल्यू के बराबर रख दो, सेव करा दो। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई, यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब लेट से मैंने A2 के साथ भी यही काम किया। मैंने क्या किया, मैंने कहा A2 डॉट दोबारा से क्रिएट पिन चलाई। ठीक है, अब ज़रा मुझे सोच के बताएं, A2 में क्या सेम एड्रेस जाएगा या डिफरेंट एड्रेस जाएगा? डिफरेंट जाएगा ना, डिफरेंट एड्रेस जाएगा ना। ठीक है, जब डिफरेंट एड्रेस जाएगा तो कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि उसने इस वाली जगह पे जाके चेंजेस करनी है या 2 वाली जगह पे जाके चेंजेस करनी है? 2 पे जाके चेंजेस करनी है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अगेन उस पॉइंट पर चलते हैं कि सेल्फ ही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या था कि सेल्फ अपने करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है, या सेल्फ अपने जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही है, तो अगर मैंने यही काम A2 की मदद से करवाया, ठीक है, तो अब की मर्तबा सेल्फ के अंदर कौन जाएगा, A2 का एड्रेस जाएगा, जो कि A1 वाले से डिफरेंट होगा डेफिनेटली। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आपके पास क्या होगी, ये सेल्फ वाली लॉजिक हैंडल हो रही होगी। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो सेल्फ इटसेल्फ कुछ नहीं है, आप इसको अपना नाम रख दें, कंप्यूटर लिख दें, कुछ भी लिख दें, काम करेगा वो। सही है, लेकिन क्या है, फिर आपको हर जगह उसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। सही है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप सेल्फ का यूज़ करें। क्लियर हो रही है चीज़? हाँ भाई, ये चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीके से समझा दूँ इसी चीज़ को, ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। लेट से मैंने A1 डॉट क्रिएट पिन लिखा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ और भी भेजता हूँ। जैसे लेट से अभी हमने वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा,
और मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा यार हमारे मेथड के अंदर सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, और वो एक पैरामीटर है, तो मुझे मतलब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। लेट से मैंने हाई भेज दिया, सही है, कुछ भी भेज दिया। ये पॉइंट समझ रहे हैं? ये बिल्कुल इसी की तरह जिसने मैंने आपको फंक्शन समझाया था कि भाई n1 मौजूद है, n2 मौजूद है, तो मुझे 2 आर्गुमेंट भेजने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो एरर दे देगा, ठीक है। या अगर मैंने एक भी आर्गुमेंट नहीं भेजा, देखें जरा, तो बोल रहा है भाई 2 आर्गुमेंट्स मिस कर रहे हैं आप भेजने में, सही है, तो मुझे दोनों वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। तो अगर बिल्कुल हम इसी की तरह थोड़ी देर के लिए मेथड को ट्रीट करें, तो क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई पिन के अंदर ना, क्रिएट पिन के अंदर एक सेल्फ करके पैरामीटर लिखा हुआ है क्लास के अंदर, इसमें भेज दो हाई को, सही है। अब एरर जरा देखिएगा, आपको एरर दिखाना चाह रहा हूँ मैं सॉरी, पढ़े जरा एरर क्या लिखा हुआ है। क्रिएट पिन टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि भाई पिन को कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए, 1 चाहिए, बट 2 वर गिवन, 2 गिवन है। भाई 2 कहाँ से गिवन है, मैं तो हाई दे रहा हूँ बस, क्या 1 नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली समझे बात को। एक आर्गुमेंट आपका A1 खुद बन के जा रहा है, जो मैंने पॉइंट कहा था मैं उसको प्रूफ कर रहा हूँ कि A1 खुद एक आर्गुमेंट बन के जा रहा है, सही है। और हाई उसके लिए क्या हो गया, दूसरा आर्गुमेंट हो गया, सही है। तो क्या बोल रहा है भाई 2 आर्गुमेंट क्यों दे रहे हो, मुझे तो बस एक आर्गुमेंट चाहिए, समझ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया, ठीक है, जो कि वैसे तो गलत बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो फिर वो और क्या दिखाएगा, बोल रहा है भाई 3 आर्गुमेंट दे रहे हो, हालांकि मैं तो 2 भेज रहा हूँ भाई। तो पॉइंट क्या निकला, पॉइंट क्या समझ आया कि भाई A1 खुद एक आर्गुमेंट बन के जा रहा है, और उस आर्गुमेंट के अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ वो एड्रेस जा रहा है ऊपर, जिसकी मदद से पाइथन आइडेंटिफाई करेगा कि भाई उसने किस लोकेशन पे जाके हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन करनी है, सही है, क्लियर हो रही है बात। तो अगेन सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, सेल्फ हमेशा अपने करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसी के साथ डेटा को मैनिपुलेट कर रहा होता है, सही है, समझ आ रही है बात। तो अब अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ कि लेट से भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा A1 डॉट पिन इक्वल्स टू 1 2 3 4, सही है, मैंने ये पिन सेट कर दी, और मैंने कहा A2 डॉट पिन इक्वल्स टू 5 6 7 8, सही है, एग्जीक्यूट किया, चले भाई ये काम हो गया, सही है। अब सॉरी, अब आपको मालूम है कि भाई A1 जो है वो एक डिफरेंट एड्रेस है, A2 क्या है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, लेकिन उसमें एक डिफरेंट एड्रेस मौजूद है, सही है। तो मैंने इतना काम किया और फिर मैंने क्या कहा, A1 डॉट पिन, मैंने इसको चेंज कर दिया, लेट से मैंने बोला 7 8 9 0, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, सॉरी 2 ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे A1 और A2 था उसकी पिन को मैंने पहले सेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैंने A1 का पिन चेंज कर दी। अब आप लोग थोड़ी सी वो डायग्राम फिर से माइंड में लाएं कि भाई जब मैं A1 की पिन को चेंज कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, उसी एड्रेस पे जाके उसकी पिन को चेंज किया जा रहा है, सही है। तो अगर मैं A1 को एक्सेस करूँगा, A1 की पिन को एक्सेस करूँगा, क्या बताएगा मुझे 7 8 9 0, और अगर A2 की पिन को एक्सेस करूँगा तो उस पर कोई इफेक्ट आया होगा, नहीं आया होगा 5 6 7 8, क्योंकि इसका एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है, ऊपर वाले का एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है, समझ रहे हैं। तो सेल्फ आपका इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली हैंडल कर रहा होता है, क्लियर हो रही है बात जी। सिर्फ 2 बंदे क्लियर है, बिल्कुल सही है। चले, तो सेल्फ क्लियर करना था, अब सेल्फ क्लियर हो गया ना, अब होपफुली इंशाल्लाह ताला इतनी डिफिकल्टी नहीं होंगी, आप लोग खुद से क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, विड्रॉ बैलेंस की हमने लॉजिक लिख ली थी, और कौन कौन सी लॉजिक हमें कंप्लीट करनी थी, डिपॉजिट कैश, सही है, डिपॉजिट कैश। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक सिंपल सी लॉजिक में लिखूँगा, बाकी आप लोग उसको खुद कंप्लीट करिएगा। तो डिपॉजिट की क्या लॉजिक बनेगी, मैं आया नीचे और मैंने क्या नाम दिया मेथड को, डिपॉजिट कैश या अमाउंट जो भी देना हो, और सेल्फ लाजमी आएगा, क्यों, क्योंकि अब आपको पता होगा भाई जब हम ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल कर रहे होंगे ना, तो सेल्फ ही आपका वो छुपा हुआ क्या बोलेंगे वर्ड है, या वो छुपा हुआ एजेंट है, ठीक है, हिडन एजेंट है, जो आपके बाहर से ऑब्जेक्ट को
एक्सिस करेगा, मतलब बाहर से ऑब्जेक्ट के साथ जब ये मेथड कॉल होगा तो सेल्फ के अंदर ही आपका वो एड्रेस आ रहा होगा, सही है। लेकिन अगेन सेल्फ के अलावा आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़े हम, और हाँ हम पिन वाली लॉजिक भी हैंडल करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब नहीं कर रहे फिलहाल, आप लोग उसको देखिएगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ से पूछ रहा हूँ, यूज़र अमाउंट लिखा मैंने, ठीक है, और इंटीजर इनपुट। अच्छा मैं मान रहा हूँ कि अभी यूज़र सही इनपुट दे रहा है, ठीक है। सारी हमने चूँकि लॉजिक्स देख ली है किस तरह हैंडल करना है डेटा को, तो बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ और क्या लिखूँगा, टाइप द अमाउंट, सही है। डेफिनेटली आपने पिन चेक करनी होगी, और दूसरी जो हमने डिस्कस की थी चीज़ें उनको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बस मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा भाई इफ़ यूज़र अमाउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। बस एक मैंने छोटी सी वैलिडेशन लगा दी। तो क्या करो, अब मुझे कहाँ पे सेव करना है उसको, डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास मान लें सेल्फ बैलेंस में 10,000 रुपये, हाँ प्लस इक्वल्स टू करके हम यूजर इनपुट की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यू एग्जैक्टली वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सही है। उस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन उस तरह क्या होगा, फिर आपकी वैलिडेशन चेक करने से रह जाएगी। वैलिडेशन वगैरह किस तरह चेक करेंगे आप, तो इसलिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, सही है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको मैं वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी सच्चाई बताऊंगा कि वेरिएबल है क्या भला। आज तक तो हम इसको बिल्कुल डिफरेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बस आएगा वो टॉपिक करीब ही है, तो आपको पता चलेगा भाई वेरिएबल भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वेरिएबल बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, जिस तरह हमने पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था, वो बहुत चाइल्डिश कॉन्सेप्ट था। तो आगे बढ़ेंगे वो क्लियर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या करूँगा भाई, मैं सेल्फ डॉट बैलेंस लिखूंगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब आपको पता है कि भाई क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड कॉल होगा ना, मैंने क्या करना है, उसी के बैलेंस के अंदर, उसी का जो एट्रीब्यूट बैलेंस पड़ा हुआ है उस पर मैंने वैल्यू को अपडेट करवाना है, सही है। अब आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, अगर मैं सिर्फ बैलेंस लिखूंगा तो क्यों हमारे ऊपर वाले बैलेंस के अंदर जाके डेटा सेव नहीं हो रहा था। ये समझ पा रहे हैं बात को, क्यों? क्योंकि भाई आपका, मैंने एक बात भी बताई थी कि अगर आपने क्लास के अंदर रहते हुए क्लास के किसी मेथड को एक्सेस करना है, क्लास के किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, तो आपको सेल्फ की हेल्प लेनी पड़ेगी, सही है। तो सेल्फ के अंदर आपको ये भी समझ आ गया कि आईडी आ रही है, सही है। तो अगर मैं आईडी यहाँ पे सेल्फ डॉट करके बैलेंस लिखता हूँ इस तरीके से, तो हो क्या रहा होगा, बैकएंड में पाइथन जाएगा इस सेल्फ मतलब एड्रेस की मदद से उस लोकेशन पर, और वहाँ पे जाके जो बैलेंस का एट्रीब्यूट होगा उसको अपडेट करेगा। समझ पा रहे हैं बात को, उस एट्रीब्यूट को अपडेट करेगा। तो इक्वल्स टू करके हमने लिख दिया बस यूज़र अमाउंट, ठीक है। एल्स में लिख देंगे कुछ भी मैसेज लिख देंगे, अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, सही है। तो हमने एक मेथड और बना दिया यहाँ पे, सही। अब हम क्या करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे, तो क्या हो रहा होगा, हमारे पास हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो चीज़ यहाँ पर हैंडल हो रही होगी, सही है। क्लियर हो रही है बात? सर ये सेल्फ को कैसे इस वाले मतलब कि सेल्फ जो है इसके अंडर में लिखना होगा, तो ही इसको पता चलेगा कि इसकी बात की जाएगी। क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोले। मतलब ये कि जैसे इंडेंटेशन उसके अंदर ये चीज़ बोल रहे हैं इंडेंट, इसकी स्कोप में लिखेंगे सर, तो ये सेल्फ वो करेगा। देखें आप शायद इस कोड की बात करें जो मैंने हाईलाइट की है। अच्छा देखें, अगेन मैं चलता हूँ उसी बात में कि भाई आपका ये सिंपल क्या है, क्लास से बाहर निकल देना, तो क्या ये आपका फंक्शन है, इसको फंक्शन की तरह ही समझे। मैंने कहा था फंक्शन ही होता है, एक 19-20 का डिफरेंस होता है। वो 19-20 का डिफरेंस क्या आपको समझ आ गया, वो सेल्फ का डिफरेंस है बस। सेल्फ के अलावा हर चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली सेम काम कर रही है। मैं आपको फंक्शन में समझाता हूँ। देखें मैंने डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट्स में क्या लिखे मैंने, इसके पैरामीटर्स लिखे, कॉलन लगाया, सही है, बात सही है। अच्छा मैं यहाँ पे खड़े होकर इंटर दबाता हूँ, इंटर प्रेस किया, तो पाइथन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसी लेवल पर लेकर आता है, इंडेंटेड लाइन पर ही लेकर आता है। अगर आप इसके बाहर निकल गए ना, तो अब आप फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं है, आप वाली बात फंक्शन के स्कोप में नहीं है। जब आप फंक्शन के स्कोप में नहीं है तो ये काम भी नहीं करेगा, ठीक है। फंक्शन के स्कोप में जो चीज़ लिखी जाएगी, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी फिर, ठीक है। टाइप में चले एक चीज़ और करता हूँ, मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया और मैं बाहर लिखता हूँ पेरेंट
आउटसाइड द फंक्शन। सही है। अब ज़रा समझिएगा, ये प्रिंट वाली लाइन ना आपकी फंक्शन से बाहर है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। आप ज़रा बताएं कि फंक्शन कॉल होगा या प्रिंट कॉल होगा, यहाँ पे क्या चलेगा? प्रिंट काम करेगा या 8 नंबर्स काम करेगा? क्या काम करेगा? प्रिंट काम करेगा। सही है, बात समझ रहे हैं? एग्जीक्यूट किया तो ये जस्ट आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये कॉल नहीं हुआ। जब तक कॉल नहीं होगा, जब तक ये काम भी नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने दोबारा से इसको कॉल किया और इसमें वैल्यूज़ भेज दी, डेटा भेज दिया। सही है। अब ज़रा सोच के बताएं कि आउटपुट क्या आएगा? 7 तो आएगा, सिर्फ 7 आएगा या ये भी आएगा आउटसाइड द फंक्शन? हाँ भाई, सोच के बताएं, सिर्फ 7 या आउटसाइड द फंक्शन? दोनों, दो आंसर में से कोई कौन सा होगा? कोई है आउटसाइड द फंक्शन वाला? नहीं। क्यों? क्योंकि समझें, ये फंक्शन के स्कोप के बाहर है ये लाइन। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, तो भाई फंक्शन के अंदर जो जो लिखा हुआ है ना, बस वही एग्जीक्यूट होगा। सही है। ज़रा देखें, सिर्फ क्या आया? 7 आया। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो फंक्शन के अंदर थी ही नहीं। जब मैंने इस लाइन को, इस वाले सेल को एग्जीक्यूट किया था ना, तो आपकी ये लाइन तो चल गई थी उस टाइम पे। सही। लेकिन जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर तो बस ये चीज़ लिखी हुई है, रिटर्न वाली चीज़, तो इसी वजह से ये वाली चीज़ आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने इसी चीज़ को लिखा होता, लेट से, अच्छा आप लोग बताएं, मैं इसको रिटर्न से ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ? रिटर्न के ऊपर लिखूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरी प्रिंट फंक्शन भी जो है ना, ये भी प्रिंट हो, प्रिंट वाला जो लाइन है ना, ये भी प्रिंट हो। तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, रिटर्न के ऊपर या रिटर्न के नीचे? सोच के बताएं। अगर मैंने इसको नीचे लिखा तो सही है, गलत है? प्रिंट तो होगा, लेकिन रिटर्न में सेव नहीं करा सकते। नहीं। हाँ भाई, कोई और? अच्छा समझे, मैं करके दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली, ये आपने डिस्कस किया था, रिटर्न के बाद आपकी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होती। लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट इनसाइड द फंक्शन भी लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 1 + 2 + 3 या 4, मैंने मतलब कोड लिखा हुआ है रिटर्न के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, ज़रा समझिएगा। मैंने कॉल किया, सिर्फ 7 दे रहा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न जो है ना आपकी लाइन को या फंक्शन को क्या करता है, एंड कर देता है, ब्रेक कर देता है फंक्शन को। उससे आगे हमारी लाइन या कंपाइलर एग्जीक्यूट ही नहीं करता। सही है। तो अगर आपने प्रिंट करवाना है तो कंपलसरी है कि भाई उसको कहाँ लिखेंगे, रिटर्न के ऊपर ही लिखेंगे। क्योंकि अगर रिटर्न पाइथन ने रीड कर लिया, बस फंक्शन का एंड, आगे नहीं जाएगा कंपाइलर। सही है। तो इसको हमें ऊपर लिखना होगा। सही है। हाँ, अब क्या होगा, प्रिंट भी करेगा और एंड में जाकर रिटर्न भी कर देगा। सही है। एग्जीक्यूट किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या हुआ। सॉरी, यहाँ पे क्या किया इसने, हमारे इसको इनसाइड द फंक्शन को प्रिंट किया। सही है। फिर क्या किया इसने, ये 1 to 4 वाले को प्रिंट किया, जो कि AB7 बन रहा है। और फिर क्या किया, इस वाली चीज़ को इसने रिटर्न किया। इस वाली चीज़ को क्या किया है, इस वाली चीज़ को इसने रिटर्न किया है। ठीक है। अच्छा, ये स्पेस क्यों आ रही है? ये स्पेस इसी वजह से, किसी और वजह से? हाँ भाई, सर प्रिंट फंक्शन जब एंड हुआ होगा तो वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गया होगा, एंड का कंप्यूटर तो होता ही है। एक मिनट, नहीं वो मुझे लग रहा है शायद दूसरे उसकी वजह से। हाँ, स्पेस यहाँ भी दे रहा है। हाँ, तो क्या वजह है जी? प्रिंट की वजह से ना। ठीक है, देखिए समझें, आपका ये वाला प्रिंट कॉल हुआ, इसने क्या किया, 7 प्रिंट कर दिया। क्या किया, 7 को प्रिंट कर दिया। अच्छा, फिर कर्सर क्या हुआ होगा, यहाँ पे अब एंड पैरामीटर काम करेगा। कर्सर को उठा के 7 के आगे से कहाँ भेज देगा, नेक्स्ट लाइन पे। लेकिन रिटर्न भी क्या कर रहा है, अलग लाइन पे लेके जा रहा है। कर्सर को यहाँ से उठाएगा, समझे बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखें क्या किया, इन 2 लाइंस की मदद से हमारे पास इतना आउटपुट आ गया। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही वाली लाइन कंप्लीट हुई आपकी सेकंड वाली लाइन, इसने क्या किया, कर्सर को उठा के कहाँ भेज दिया, अगली लाइन में भेज दिया, इस तरीके से। सही है। लेकिन जब रिटर्न चला ना,
तो रिटर्न ने क्या किया आपका, यहाँ से कर्सर उठा के अलग लाइन पे भेजा और फिर इसका आउटपुट प्रिंट करवाया। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या मिल रही है, ये एक स्पेस मिल रही है। खैर ये चीज़ अब पुरानी हो गई। हाँ हाँ, ये रिटर्न का बिहेवियर होगा। ठीक है, ये रिटर्न का बिहेवियर होगा जब इसने क्या किया, अगली लाइन में भेजा है। लेकिन होता क्या है, इसको इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हम रिटर्न बस जब यूज़ करते हैं, हमें क्या करना हो, आउटपुट को सेव करना हो। आउटपुट को क्या करना हो, किसी वेरिएबल में सेव करना हो। तो अभी मैंने रिटर्न यूज़ किया हुआ है ना, तो मुझे आउटपुट सेव करने देगा नहीं करने देगा, करने देगा। क्या मतलब हुआ, समझ, इसको भी समझ लें जल्दी से। वैसे हमने पढ़ा हुआ सब कुछ, मैं लेट से n लिख लेता हूँ और इक्वल्स टू करता हूँ। ठीक है, तो रिटर्न की वजह से जो नंबर रिटर्न हो रहा है ना, वो मैं किस में सेव कर सकता हूँ, n में कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट किया, अब डेफिनेटली यहाँ तक तो आपका वो कोड चलेगा क्योंकि ये प्रिंट की वजह से आ रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ और यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ n को, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, वो 7 आपका दिखा रहा है आउटपुट के अंदर जो हमने रिटर्न करवाया है, सही है। तो क्या समझ आएगी भाई, प्रिंट भले लिखा हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ आपने रिटर्न करवाई है ना, आपको वो वेरिएबल में लाजमी सेव करने देगा, सही है। क्लियर हो रही है चीज़, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि हम एट्रीब्यूट को किस तरह कॉल करते हैं और मेथड को किस तरह कॉल करते हैं। ये डिस्कस किया हमने, नहीं किया? देखिए इसको ज़रा, तो हमारे पास क्या मौजूद है भाई, A1 मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है ऊपर वाला, सही है। पत्नी काम करेगा नहीं करेगा क्योंकि मैंने क्लास को दोबारा से रन किया। खैर, तो मैंने क्या किया, लेट से A1 डॉट, अब ज़रा यहाँ पे रुकिएगा, देखिए ज़रा, आपके पास ये जो पिन और बैलेंस है क्या मिल रहे हैं, आपके ये एट्रीब्यूट्स हैं। और बाकी क्या है आपके, ये मेथड्स हैं, विड्रॉ बैलेंस, मेन्यू, डिपॉजिट कैश, क्रिएट पिन, बाकी सारे बैलेंस मेथड्स हैं। तो लेट से मैंने बैलेंस को एक्सेस किया, ठीक है। अच्छा, बैलेंस क्या है, एट्रीब्यूट है। तो जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जस्ट उसका नाम लिखते हैं। क्या करते हैं, जस्ट उसका नाम लिखते हैं, उसके आगे ब्रैकेट्स नहीं बनाते, सही है। तो बैलेंस में क्या सेव हुआ, अभी तक कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो हमें क्या दिखा रहा है, 0 0 दिखा रहा है, सही है। तो अगर मैंने इसके आगे ब्रैकेट बना दिए होते तो ये क्या है, तरीका सही नहीं है, सही है, ये तरीका गलत है। तो इसलिए क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा, सही है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे किसी मेथड को कॉल करना है तो क्या करना होगा, मुझे ये ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा। तो ये डिफरेंस होता है किसके अंदर, एट्रीब्यूट्स में या मेथड्स के अंदर, सही है। क्लियर हो रही है ये बात? सर जी जी, इंस्टेंट वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों एक ही चीज़ है। सॉरी, इंस्टेंट वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों एक ही चीज़ है। इंस्टेंस वेरिएबल, हाँ एक ही बात है, उस पर भी आऊँगा मैं, ठीक है। इसका डिफरेंट नेम्स हैं, तो लेकिन होते एक ही हैं। अच्छा चलें, अब यहाँ देखें एक चीज़, एक डायग्राम समझानी है। यूजुअली होता क्या है कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा ना, तो उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब आपको एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई टॉपिक दिया जाएगा ना, क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई आप एक क्लास बनाएं, उसमें आपने इनको एट्रीब्यूट्स बनाना है, बात समझ रहे हैं मेरी, और ये आपके मेथड्स होंगे, ऐसा आपको नहीं बताया जाता। आपको एक डायग्राम दी जाती है और आपने उस डायग्राम को पढ़ के अपनी ये ऑब्जेक्ट को बनाना, ये क्लास बनानी होती है। समझ पा रहे हैं बात को? तो एक सिंपल सी चीज़ है, उसकी डायग्राम है। क्या होता है, एक इस तरीके का आपके पास रेक्टेंगल होता है वर्टिकल, और इसमें टॉप पे ना आपके पास क्या होता है, क्लास का नेम होता है। क्या होता है, टॉप पर क्लास का नेम होता है। तो हमारी क्लास का नाम क्या था अभी, ATM, मैंने यहाँ पे लिख दिया ATM, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया जाएगा ATM, सही है। उसके बाद एक नीचे सेक्शन होता है, इसमें आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है भाई, पेन और बैलेंस। तो आपके पास यहाँ पे लिखे होंगे पेन और बैलेंस, और भी अगर एट्रीब्यूट्स होंगे तो आपको सारे इसी जगह पे लिखे हुए मिलेंगे। क्लियर हो रही है बात? और थर्ड, जितने भी मेथड्स होंगे हमारे, वो कहाँ होंगे, उसके नीचे लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या बनाया था, सिंपल बस लिख लेते हैं, क्रिएट पिन,
ठीक है। उसके बाद क्या था, चेंज पिन एंड सो ऑन, जितने भी मेथड्स हो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इस डायग्राम से आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपने कौन सी क्लास बनानी है, क्लास का नाम क्या रखना है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं, उसमें कौन कौन से मेथड्स डिफाइन करने हैं या मेथड्स बनाने हैं। क्लियर हो रही है? एक और बात अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको, बस इसको डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे ना नोटेशन दी जाती है, वो नोटेशन क्या होती है, आपको अगर प्लस दिया जा रहा है, सॉरी, अगर आपको किसी एट्रीब्यूट के साथ क्या दिया जा रहा है, प्लस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एट्रीब्यूट पब्लिक है। क्या है एट्रीब्यूट? पब्लिक है। अब ये पब्लिक प्राइवेट क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। तो पिन क्या है, लेट्स हम पिन को बनाते हैं प्राइवेट। माइनस का मतलब क्या है, प्राइवेट। के अगर कि आपको एट्रीब्यूट्स के साथ ये माइनस साइन है, डैश बोल रहे हैं, ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है भाई, ये प्राइवेट है, मतलब क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सेल्फ होगा, उसको देखते हैं किस तरह से बनता है। ठीक है, अंडरस्कोर का एक हमें यूज़ करना पड़ता है, बताता हूँ उसको। ठीक है, अच्छा, और लेट से बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो बैलेंस प्लस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक, मतलब हर कोई उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इसको ज़रा सोच के देखें, एक आप एम्प्लॉय की क्लास बना रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक उसकी एज, उसका नेम, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, उसकी एज, उसका नेम, उसकी सैलरी, उसकी हाइट, उसका एड्रेस होगा, ठीक है, आईडी होगी, और बहुत सारी डिटेल्स होंगे। ठीक है, अब आप मुझे कुछ सोच के बताएं कि किस डेटा को उसके किस डेटा को प्राइवेट रखेंगे, किसको पब्लिक रखेंगे? नहीं, रखी जा सकती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, पिन होगी उसका और उसकी सैलरी। ये तो डिस्क्लोज ही की जाएगी ना किसी के साथ भी, सिर्फ क्या होगा, एचआर और जो बंदा उसको पता होगी सैलरी, या अगर कंपनी का कोई ऑनर है तो उसको पता होगी, ऐसे ही है ना। बाकी उसके अलावा आप उसकी हर चीज़ को एक्सेस कर सकते होंगे उसके ऑब्जेक्ट की मदद से। मेरी बात समझ रहे हैं? किस तरह से आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, लेट से किस तरह से, अभी हमने बनाई भी नहीं वो क्लास, लेकिन लेट से आपने कहा एम्प्लॉय वन, E1 आपने बोला भाई इक्वल्स टू, और एम्प्लॉय की आपने क्या की हुई है, क्लास बनाई हुई है। इस तरह से आप कॉल करेंगे ना, इस तरह से आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आप उसके बाद जब E1 दबाएंगे, ठीक है, आप जब E1 दबाएंगे तो आपको मालूम है जिस तरह हमने A1 दबाया था, A1 यहाँ पे लिखा था, तो A1 की वजह से हम क्या क्या कर पा रहे थे, उसके एट्रीब्यूट्स, बैलेंस और पिन को एक्सेस कर पा रहे थे। सही है, तो जब आप E1 का डॉट दबाएंगे, E1 करके डॉट दबाएंगे, तो आपको बैलेंस, उसकी जो सैलरी है और जो उसकी फर्दर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से वो एक्सेस नहीं करने देनी हमने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट बना देते हैं, बाकी को क्या छोड़ देते हैं, पब्लिक छोड़ देते हैं। सही है, तो खैर अभी सिर्फ क्लास डायग्राम के सब हिसाब से समझे कि भाई माइनस का मतलब क्या होगा कि प्राइवेट बना दो उसको, प्लस का मतलब क्या होगा, पब्लिक बना दो। सेम ये मेथड से भी काम करेगा कि भाई आपका ये माइनस लगा हुआ इधर, तो क्या मतलब है इसका, ये मेथड आपका प्राइवेट बनेगा, सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। सिमिलरली चेंज जो है आपका वो फॉर एग्जाम्पल प्लस के साथ है, तो मतलब ये आपका मेथड बाहर से भी कॉल हो सकता है, क्लास के अंदर भी कॉल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसको प्राइवेट बना दिया वो सिर्फ क्लास के अंदर कॉल होंगे, बाहर कॉल नहीं होंगे। थोड़ी सी बात समझ आ रही है? इसको देखेंगे हम प्रैक्टिकली किस तरीके से हमने ये चीज़ बनानी है। तो ये क्लास डायग्राम समझ आ गई आप लोगों को? सही। अच्छा, अब हम चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जो मैंने फर्स्ट क्लास में पूछ लिया था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपको समझ आ गया होगा। सही है, वही उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई अगर हम ये सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ को, कि भाई अगर हम ये माने कि गॉड एक प्रोग्रामर है और वर्ल्ड एक क्लास का नाम है, वर्ल्ड एक क्लास का नाम है, हम सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हम सब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ना, इस वर्ल्ड के बाहर तो नहीं है। ठीक है, तो हम सब के सब क्या हैं, हर चीज़, ये कंप्यूटर, ये वो सब कुछ क्या है, उस वर्ल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। थोड़ी बात समझ रहे हैं? तो गॉड जो है वो कौन सी चीज़ को कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेगा? क्वेश्चन समझो दोबारा से। देखिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, आपको आइडिया होगा कि बगैर कॉल किए वो चल पड़ता है, बगैर, जब ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो आपको थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा, हमें उस कंस्ट्रक्टर का मतलब रेफरेंस भी नहीं मिल रहा होता। देखिए ज़रा यहाँ पे A1 डॉट किया कि यहाँ पे कहीं पे इनिट मिल रहा है मुझे,
नीचे भी आप चले जाएंगे आपको अच्छा ये मिल रहा है, लेकिन क्या दिखा रहा है आपको, ये इस तरह से एड्रेस दिखा रहा है जो कि मतलब हमें नहीं पता कि उस एड्रेस पे क्या सेव हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलें कि हम इनिट की मदद से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसी क्या चीज़ लिखी होगी कि हम ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते या वो हमारे हाथ में नहीं है। क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा देखें, मुझे बताएं, इसको इसी तरह समझें। A1 जो है अगर उस इनिट को कॉल ना करे, उस मेथड को कॉल ना करे, तो वो खुद ब खुद चल पड़ता है नहीं चलता? चलता है। अगर इनिट को कॉल ना करे हाँ तो चलेगा नहीं चलेगा? ये तो हमारा मैजिक फंक्शन है, अगर वो उसको कॉल ना करे। नहीं हम बाहर से कॉल नहीं कर रहे। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो इनिट खुद ब खुद चल जाता है नहीं चलता? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना, सही है। तो ये ना पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू के अंदर कि अगर चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़िए ना, तो बताओ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या डिफाइन किया जाता है। तो आप बोलेंगे भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर हम तो एट्रीब्यूट्स बताते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल में देखा उसमें हमने यही किया कि हमने एट्रीब्यूट बनाए कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आपका एक पॉइंट सही है, लेकिन ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि और क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, सही है, तो पहले यहाँ पे समझें हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ना, ये इसका थोड़ा प्रोफेशनल आंसर है, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हर वो चीज़ डिफाइन कर सकते हैं जिसका एक्सेस हमने यूज़र को नहीं देना हो। समझे बात को दोबारा? इसको इसी तरह समझें कि जब मैंने A1 बनाया तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद चल पड़ा या नहीं चल पड़ा? चल गया ना, ठीक है। यूज़र को उस मेथड को अलग से कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हैं बात को? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हर उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं जिसका एक्सेस हमें यूज़र से अवॉइड करना हो या उसको नहीं देना हो, सही है। ये समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे? कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले ये समझे, फिर आपको उस क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हर उस चीज़ को या हर उस लॉजिक को लिखेंगे जिसका हमने एक्सेस या जिसको हमने यूज़र से एग्जीक्यूट नहीं करवाना, सही है। अब लेट से इसी चीज़ को समझें, आप आए एटीएम वाले से ही समझें, आपने अपना कार्ड लिया, एटीएम में इंसर्ट किया, सही है। अब होता क्या है, जैसे आपने कार्ड को इंसर्ट किया उस पर कुछ कोडिंग वगैरह हुई भी होती है, मतलब आईडी के थ्रू क्या होता है, आपका एटीएम उसी टाइम पे सर्वर से कनेक्ट होता है, सही है, डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और वहाँ से क्या करता है आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, सही है, पिन वगैरह सब कुछ आपकी वो लेकर आ जाता है। अब आप जब पिन इंटर करते हैं तो उस लाइव हुई पिन के साथ वो चीज़ मैच की जाती है और फिर आपको फर्दर फंक्शनैलिटी की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। ये सब इमेजिन कर रहे हैं इस बात को, सही है। अब मुझे बताएं कि जैसे ही आप लोगों ने कार्ड या मैंने कार्ड इंसर्ट किया या यूज़र ने कार्ड इंसर्ट किया, तो क्या मैं उसको ये बोलूं कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट करो, तुम इस मेथड को कॉल करो या इस चीज़ को लिखो ताकि मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो सकूं? नहीं ना, मतलब मुझे डेटाबेस से कनेक्शन का एक्सेस यूज़र को देना ही नहीं है, या मैंने ये वाला काम यूज़र से करवाना ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को या नहीं? तो वो चीज़, वो वाली फंक्शनैलिटी या वो लॉजिक जो हमने यूज़र से नहीं करवानी, ठीक है, और उसके कुछ भी पर्पज हो सकता है, सेफ्टी रीज़न भी हो सकता है या यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होने की वाली बात हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जो काम आपने यूज़र से या उसके ऑब्जेक्ट से नहीं करवाना, उस चीज़ को हम कहाँ डिफाइन करते हैं? कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करते हैं। तो अगर इसी एग्जाम्पल को हम लेके चले, मैं आपको बोलता हूँ लेट से भाई मुझे एक डेटाबेस का कनेक्शन मिल गया, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे एक मतलब उस डेटाबेस से कनेक्ट करना है ताकि मैं क्या कर सकूँ, रियल टाइम में उसकी पिन भी ला सकूँ, उसका बैलेंस ला सकूँ, उसका नाम ला सकूँ, उसकी एज ला सकूँ, उसकी ब्रांच का नंबर ला सकूँ, उसका अकाउंट नंबर ला सकूँ, सब कुछ लाना है मुझे डेटाबेस से उठा के, सही है। तो मुझे उस कोड को, उस लॉजिक को कहाँ पे लिखना होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इसी तरह का एक मेथड बना सकता हूँ और उसको क्या रखूँगा, प्राइवेट रखूँगा। अभी जो हमने बात की उसको क्या रखूँगा, प्राइवेट, ताकि यूज़र उस चीज़ को एक्सेस ना कर सके। ये बात समझ रहे हैं? और उसको मैं अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल कर दूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल कर दूँगा। तो जैसे ही यूज़र आके अपना कार्ड इंसर्ट करेगा, अब समझिएगा आप क्या, ये आपकी क्लास चलेगी, क्लास का आपका क्लास ट्रिगर होगी और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होगा, आपका खुद ब खुद कॉल होगा, सारी वो फंक्शनैलिटी अचीव करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, डेटा लेकर आएगा और डेटा को अपने पास रख लेगा।
और जब यूज़र पिन इंटर करेगा तो फिर उसके साथ मैच कर रहा होगा। थोड़ी बात समझ रहे हैं? रॉ फॉर्मेट में बताइए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने जिस चीज़ का एक्सेस ऑब्जेक्ट को नहीं देना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट को नहीं देना, ठीक है, यूज़र को नहीं देना, तो वो फंक्शनैलिटी हम कहाँ हैंडल करते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको हैंडल करते हैं। कंस्ट्रक्टर में उस चीज़ को हम कॉल कर रहे होते हैं, सही है। और ये जो मैंने इनिट नीचे लिखा भी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें यहाँ पे काम करने देगा, फिर भी इसको देख लेते हैं कि अगर मैं इनिट के अंदर जाके इसको बनाऊं तो आईडी इसकी ऊपर वाली क्या थी? 2128 ना, एक मिनट लेगा। अच्छा ये दिखा रहा है, इसका रीज़न डिस्कस करेंगे क्यों दिखा रहा है ये, सही है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि डेटाबेस के अंदर असल में जो हमने मेथड्स बनाए हुए ना, इसको भी हम हाइड कर देंगे, देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। खैर, तो बस ये समझें कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, आपने उस चीज़ को हैंडल करना है जिसका एक्सेस आपने यूज़र को नहीं देना, एक बात। या इसको इस तरह समझें, वो वाली चीज़ हम हैंडल करेंगे जो हमने यूज़र से एग्जीक्यूट नहीं करवानी, हमने उसको अपने एंड पे कंप्लीट करवाना है, सही है। हाँ, यूजर मॉडिफाई तो कर सकता है। किसको? जैसे कि हमने जो एट्रीब्यूट्स बनाए उनमें अभी पिन की वैल्यू फिक्स है, बैलेंस की फिक्स है, उन्हें हम मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं। हाँ, मॉडिफाई हम करेंगे, उसको इस तरीके से करेंगे, इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि असल में जो पिन और बैलेंस को मैंने प्राइवेट पब्लिक रखा हुआ है ना, अभी पहली बात है ये ऐसा एट्रीब्यूट सही नहीं कि इनको पब्लिक रखा जाए। ये क्या बनेंगे? प्राइवेट बनेंगे। ये क्या बनेंगे? प्राइवेट बनेंगे। और हम मेथड की मदद से इनको चेंज करवा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे, हम मेथड बनाएंगे और इनको फिर अपडेट करवा रहे होंगे। इस तरह जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस किया ना, देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था a1 डॉट पिन नीचे लिखा हुआ था, आपको याद होगा जरा, तो उससे मुझे डायरेक्ट ला के दे दिया ना, और मैं उसको चेंज भी करवा पा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सही नहीं है। इसका मतलब तो क्या है कि भाई अगर मैंने इस तरह की कोई बैंक की क्लास बना के रख दी और उसका किसी ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो पिन के साथ तो खेल सकता है वो आराम से, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें प्राइवेट बनाना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे? मेथड की मदद से उसको अपडेट करवा रहे होंगे, कंडीशन वगैरह को चेक करके, सही है। तो खैर वापसी उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हाँ, अभी जैसे मुझे मेन्यू वाला जो ऑप्शन, मेन्यू के हमारा मेथड था, हमने इसको भी कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा था, लेकिन इसको तो हम पब्लिकली क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको तो हम वैसे भी हमने देख रहे हैं, तो इसको छुपा तो नहीं रहे कस्टमर से, देखिए असल में होता क्या है, ऊपर क्यों रख रहे हैं? सिंपल, इसको ऊपर रख क्यों रहे हैं मेन्यू? हमने ऊपर मेन्यू का एक ऑप्शन बनाया था टेक्स्ट में मेथड में, हाँ हाँ, इसको हमने ऊपर कॉल किया हुआ है कंस्ट्रक्टर, सही है, कॉल किया हुआ था, सही है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज़ मैं कस्टमर को नहीं शो करानी, सही, हम वो चीज़ डालते जो कस्टमर को शो नहीं करानी, हाँ। तो हमने यहाँ क्यों डाला मेन्यू में? अच्छा देखें, असल में ये तो आपको इस वजह से दिख रहा था क्योंकि हमने इसमें इनपुट मांगा होता, और इनपुट क्या होता है? इनपुट तो आपके पास कस्टमर को शो हो रहा होता है, समझिएगा। लेकिन क्या मुझे ये वाली चीज़ शो हो रही थी, ये जो मैंने लॉजिक हैंडल की थी? नहीं हो रही होगी ये लॉजिक हैंडल, ये लॉजिक शो नहीं हो रही होगी, समझ रहे बात को। ये तो इनपुट वाला पेरेंट फंक्शन हो गया और यूज़र इनपुट का इनपुट वाला फंक्शन हो गया। ये तो आपको दिखाते ही कस्टमर को है, मतलब दिखाते ही यूज़र को है डेटा, तो हमें सिर्फ ये डेटा मिल रहा था। बाकी जो हमने इसमें लॉजिक लिखी हुई है ना, वो उसको नहीं दिखेगी। बाकी हमने जो लॉजिक लिखी हुई है ना, उसको आपको नहीं मिलेगी, सही है, वो देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे बात को? लेकिन यूजर जब पिन चेंज करता है, क्रिएट करता है, तो वो तो एट्रीब्यूट एक्सेस करता है उस तरीके। हाँ, आपने कहा एक्सेस नहीं देते, वही तो बता रहा हूँ, ये पब्लिक बनाया हमने, प्राइवेट नहीं बनाया। इसी चीज़ को अगर मान लिया आप प्राइवेट भी कर देते हैं, पिन क्रिएट करते वक्त कम से कम एक बार तो यूजर उसको एक्सेस कर पाता है। हाँ, लेकिन उसके पास पिन का एक्सेस नहीं होगा ना, वो सिर्फ पिन क्रिएट करने का एक्सेस के होगा। बाद किसी तरीके से प्राइवेट होता होगा। क्या होता होगा? ठीक है, जैसे बंदे ने पिन क्रिएट कर ली, अब वो पिन प्राइवेट में चाहिए, अब वो सही पिन डालेगा तभी एक्सेस होगा। बिल्कुल, ऐसा ही मतलब एक बार वो एक्सेस करेगा, उसके बाद वो प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाएगा। नहीं, प्राइवेट पहले से बना के रखेंगे उसको, पहले से उसको बना के रखेंगे प्राइवेट को, सही है। देखते हैं, इस पर आते हैं, डिस्कशन करेंगे, बहुत डिटेल में इसको देखना हमने। पहले बताएं चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। तो वापसी उसी पे चलें। कंस्ट्रक्टर के अंदर भाई किस चीज़ को लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं या वो लॉजिक लिखते हैं जिसका एक्सेस यूज़र को नहीं देना, सही है। और हम इन सब चीज़ों को छुपाएंगे।
ये जो सारे मेथड बने हुए हैं ना, ये हम क्या करेंगे, इनको भी हम हाइड करेंगे, इनको भी पब्लिक प्राइवेट बनाएंगे ताकि यूज़र के पास इसका एक्सेस ना हो। सही है। अब आप बोलेंगे कोड देख रहे हैं हम यूज़र है ना, हम तो कोड देख पा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता। असल में होता है क्या है, इसको इस तरह समझे, कंपनी लेवल पे, कंपनी लेवल पे क्या हुआ कि भाई एक कोडर है, एक प्रोग्रामर है, उसने क्या किया भाई, पूरी क्लास बना के रखी हुई है। सही है। क्या किया भाई, पूरी क्लास बना के रखी हुई है। अब उसकी टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसकी टीम में क्या हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, और उन लोगों ने जो है वो इस कोड को एक्सेस करना है। तो क्या होगा, क्या वो जो प्रोग्रामर है या सीनियर प्रोग्रामर है वो अपने टीममेट्स को वो पूरा कोड उठा के दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बताएगा भाई मैंने ये कोड ना इस फाइल में रखा हुआ, आप उसको इंपोर्ट करोगे जाके। देखें, आपको याद होगा हमने एक वाइल लूप वाला गेम बनाया था जिसमें हमने एक रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था इस तरीके से, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, SRD, और एज मैंने एलियासिस के तौर पे यूज़ किया। अब मैं लिखता हूँ RD डॉट। सही है। अब देखें क्या हो रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे मेथड्स के नेम मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ मेथड्स के नेम्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा रैंडम डॉट रैंडम लगाओ, तो क्या मुझे इसका कोड मिल रहा है? सिर्फ मेथड का नेम मिल रहा है। सही है। तो आप ये जो कोड देख पा रहे हैं ना, असल में अभी तो इस वजह से है कि हम खुद लिख रहे हैं इस कोड को। ठीक, बिल्कुल। तो हम भी क्या करेंगे, इसी तरह की एक पूरी जो है ना कोडिंग लिख के, पूरा मतलब कोड लिख के एक फाइल में सेव कर देंगे, और उसका एक्सेस किसी के पास भी नहीं होगा। मतलब उसको कोई ओपन नहीं कर सकता, उसको कॉल करके ही क्या कर सकता है, उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकता है और उसको उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। सही है। तो ये कोड जो हम लिख रहे हैं ना, या जो भी ATM का कोड लिख रहा है, जाहिर सी बात है अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया खुला तो क्या हो सकता है, अटैकर तो फिर आराम से इतना बड़ा अटैक कर सकता है, कितनी बड़ी अमाउंट वो, या मतलब साइबर अटैक हो सकता है। समझ रहे हैं? तो जो चीज़ होती है ना, इवन जो मेथड्स के नाम होते हैं ना कॉन्फिडेंशियल, वो भी रखे जाते हैं। जैसे डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है ना, तो आपके डेटाबेस वाले मेथड के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई होगी। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, आपकी हिडन रखी जाती है। सही है। तो कोई उस क्वेश्चन को आंसर करेगा दोबारा से, गॉड इज़ अ प्रोग्रामर, वर्ल्ड इज़ अ क्लास, एंड वी ह्यूमन बीइंग आर ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज़ द थिंग that could be mentioned in the constructor that God didn't want to give the access to us? कि भाई अल्लाह ताला ने या गॉड ने हमें किस चीज़ का एक्सेस नहीं दिया है, मतलब क्या चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अपने आने का वक्त है, रहना और जाने का वक्त है। एग्जैक्टली। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एक वाइडर लेवल पे सोचें तो क्या होगा, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते, और दूसरा हमें मौत का भी नहीं पता। सही है। समझ रहे हैं बात को? देखें, हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ है, मेहनत करना हमारे हाथ में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में, पढ़ना लिखना, ठीक है, पैसा कमाना, मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। कितना आएगा वो तो अगेन वाली चीज़ लिखी हुई है कि कितना आएगा, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है ना, ठीक है। प्रॉपर क्या बोल सकते हैं कि चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके चलना हमारे हाथ में। ऐसा तो नहीं ना कि हम लेके चलना चाह रहे लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ कहाँ लिखी गई होगी, एक तरीके से फिलोसफिकली उस कंस्ट्रक्टर में लिखी हुई जिसका हमारे पास एक्सेस नहीं है। सही है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम इस दुनिया में आए वो चीज़ एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो जो आने का वक्त है वो भी उसके अंदर मौजूद है, और जो जाने का वक्त है वो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो कौन चेंज कर सकता है, वो सिर्फ उसके पास पावर जो है सिर्फ अल्लाह ताला के पास है उसकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और हमने सेल्फ पढ़ा और कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, तो ऐसी चीज ध्यान कीजिएगा, ये जो इंस्टेंट वेरिएबल और एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, इंस्टेंट मेथड और मेथड पढ़ते हैं, इसी तरह इंस्टेंट आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो ध्यान कीजिएगा। देखिए, इंस्टेंस जो है ना आपका ऑब्जेक्ट को ही बोला जा रहा होता है, सिंपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ही आपको क्या बोला जा रहा होता है, इंस्टेंस बोला जा रहा होता है। आप देखें, इस बात को समझ लें, छोटी सी चीज़ें को समझ लें जल्दी से। देखें, ये आपका जो हमने पेन और बैलेंस वाला बनाए थे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो क्या है, वो एट्रीब्यूट्स हैं। सही है। लेकिन आप मुझे बताएं, अभी जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि भाई जब मैं A1 डॉट पिन करता हूँ, A1 डॉट पिन करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, 0 मिलती है। हालांकि चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, इस वाली चीज़ को।
मैंने शायद क्लास दोबारा बनाई है ना, इस वजह से क्या हुआ है वो 0 हो गई है। a1 डॉट पिन कितनी मिल रही है? 1 2 3 4 मिल रही है। मैंने a2 डॉट पिन की है तो क्या मिलेगा मुझे? उसकी वैल्यू मिलेगी 5 6 7 8। सही है। तो अब ज़रा समझे बात को। a1 आपका क्या है? a1 आपका एक ऑब्जेक्ट है वैसे, ठीक है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। इसको हम इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या हमने कहा था? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। a1 क्या है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास है, मतलब उस क्लास का एक नमूना है। उस क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स और जो उसमें रूल्स लिखेगा उसको ये लाजमी फॉलो करेगा। तो इसी तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंस भी बोल सकते हैं कि क्लास का क्या है? एक, हाँ, नमूना उर्दू में बोल सकते हैं। नमूना मतलब एक वो होता है ना, मजाकिया बोलते हैं वाला नहीं, मतलब उस, हाँ, उस चीज़ को रेप्लिकेट कर रहा है, उस चीज़ को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। तो हाँ हाँ, रोल मॉडल तो आपकी वो क्लास वाली चीज़ होगी कि रोल मॉडल आपकी जो जो चीज़ें ना सारे आपने क्लास के अंदर बता दी हैं। फेस ऑफ द क्लास बोल सकते हैं। या जैसे कंपनी होते हैं ना, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे होते हैं जगह जगह। जैसे कोई सेल्स का बनता है, ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? कुछ चीज़ सेल करने जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे होते हैं कि भाई क्या है कि आपका जो कंपनी सेल कर रही है ना, उसके लिए उसने क्या किया है? एक बंदा तैयार कर दिया है, ठीक है, उसको मतलब ट्रेनिंग वगैरह करवा दी है उसकी। अब वो क्या कर रहा है? वो कंपनी के बिहाफ पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कंपनी के जितने भी रूल्स होंगे भाई, क्या चीज़ परचेज करनी है, क्या चीज़ सेल करनी है, किस रेट पे सेल करनी है, जो जो कंपनी ने उसको रूल बताया वो सब के सब क्या कर रहा होगा? उनको फॉलो कर रहा होगा। अपने पास से कुछ भी वो नहीं कर सकता। जो कंपनी ने रूल्स डिफाइन कर दिए उसी पे वो काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? उस बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, या उसको भी इंस्टेंस बोल सकते हैं। जो कंपनी का एक इंस्टेंस है जो कंपनी के रूल्स को लाजमी फॉलो करेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है? इंस्टेंस होते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास होते हैं। सही है। अब लेकिन सोच के देखें कि पिन तो मैंने ऊपर कितनी मरतबा लिखी है क्लास के अंदर? 1 मरतबा। अब जब मैं a1 के साथ पिन को यूज़ करता हूँ तो वो अलग वैल्यू ला रहा है, a2 के साथ पिन को यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है? अलग वेरिएबल ला रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पिन जो है ना, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। अभी ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। मतलब ये a1 के लिए इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब जब मैं a1 करके पिन कॉल करता हूँ तो उसको पता है भाई उसने पिन कौन सी लानी है। जब मैं a2 करके पिन कॉल करता हूँ तो उसको पता है कि कौन सी पिन लानी है, कौन से आपको पता है, ठीक है। तो क्या पिन आपका वेरिएबल है या नहीं है? मतलब मैंने तो ऊपर 1 मरतबा लिखा है ना भाई, हज़ारों मरतबा तो नहीं लिखा, लेकिन वो 1 मरतबा लिखना क्या हो रहा है? उसका इनफ है। हर ऑब्जेक्ट के साथ डायनेमिकली डेटा अपने अंदर स्टोर करवा रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, इसको छोड़ें, ये देखें, मैंने लिखा num1 इक्वल्स टू 10, सही है। मैं अगले सेल में गया, मैंने दोबारा से लिखा num1 इक्वल्स टू 20। अब प्रिंट करूंगा num1 को तो क्या मिलेगा मुझे? ओवरराइट हो जाएगा तो 20 मिलेगा मुझे। पुरानी वैल्यू हो गई, नई वैल्यू आ गई, सही है। अब क्या है ये आपका? ये ओवरराइड हो रहा है ना, सही है। मैंने सेम वेरिएबल का यूज़ किया, ओवरराइड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या पिन ये ओवरराइड हो रहा है? हालांकि मैंने लिखा हुआ है कितनी मरतबा अंदर? 1 मरतबा लिखा हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई हम उसको कॉल किस तरह कर रहे हैं? इंस्टेंस के साथ कॉल कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट को। इंस्टेंस है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसके साथ हम इस पिन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली a2 को क्या कर रहे हैं? एक इंस्टेंस है, उसके साथ पिन को कॉल कर रहे हैं। तो क्या हो गया आपका? एक तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, मतलब जो क्या कर रहा है? डायनेमिकली डेटा को अपने अंदर स्टोर करवा रहा है। मतलब ये जो पिन है ये भी इंस्टेंस, मतलब ये भी उसका ये पिन का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये पिन जो उस पिन को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, जो अंदर वाली पिन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। और किस तरह चलिए आपको मालूम है भाई a2 का असल में यहाँ पे उठ के एड्रेस जा रहा है, और वो एड्रेस जाके क्या होगा? उस लोकेशन पे जाएगा, वहाँ से जाके पिन की वैल्यू निकाल के लाएगा, आपको दे देगा वो। अगर यही काम इसलिए ऊपर उसको 0 रखते हैं पिन को। वो तो आप कुछ भी रख सकते हो, तो मसला नहीं है। आप इसको अगर इस तरह स्ट्रिंग भी बना के रखेंगे ना, जब भी ये काम करेगा, अगर आप इसको इस तरह स्ट्रिंग बना के रखेंगे ना, तो जब ये काम करेगा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, जब भी क्या होगा? ये आगे जाकर एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हैं बात को? सही है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ें, चलें। अभी एक न्यू डेटा टाइप हम बना रहे हैं, और इसको ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। फ्रैक्शन डेटा टाइप हम बना रहे हैं, फ्रैक्शन डेटा टाइप, ठीक है। तो जी
एक्सेस कर सकते हैं फाइल को? मतलब जैसे मान लें कि जैसे आपने कहा लोग अपनी अपनी क्लासेस बना लेते हैं लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं पाता उसके हिसाब से अपना काम करते क्योंकि प्रिंटेड नहीं हाँ। तो अगर हम बनाते हैं और किसी और सिस्टम पर एक्सेस कर पाए क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ERP सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं मतलब इस पे काम करता हूँ, मुझे इसी का थोड़ा अच्छे से आइडिया है कि हमारे पास वो क्या है, एक सर्वर पर सारा कोड मौजूद है, ठीक है। सर्वर क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ों को, सही है। तो लेट से वो सर्वर हमारी कंपनी में मौजूद है। अब अगर मैं अपने कंपनी के लैपटॉप से उसको कनेक्ट करता हूँ तो मुझे सारा का सारा डेटा वो मिल रहा होगा। जो मेरी कंपनी का डेटा मौजूद है उसमें जो चैट्स चल रही हैं, उसमें जो मुझे टास्क असाइन हुए हैं मुझे मिल रहे हैं। मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से जाके उसी कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ, क्या मुझे एक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे सारा डेटा मिल रहा होगा ना, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकते हम? अच्छा, उसके अलावा लेट्स से कि इसको इस तरह समझें कि एक कंपनी उसने सेल करती है चीज़ों को, ठीक है, और उसने 2-3 रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए कि भाई आज हमने इस शॉपकीपर को ये चीज़ें सेल करी हैं, ठीक है। उसने इस तरह के 2 या 3 रिकॉर्ड्स बना के रखे हैं, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर बात कर रहा हूँ। लेकिन उसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो सर्वर पे होस्ट हो रहा है, सर्वर पे चल रहा है, पर्सनल कंप्यूटर में नहीं है, सर्वर पे चल रहा है, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो अगर वही चीज़ मैं किसी दूसरे या तीसरे लैपटॉप से एक्सेस करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि असल में उसका ऑब्जेक्ट बनाया रखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस ऑब्जेक्ट को, अब उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कि अभी हम सब कुछ बैकएंड पे देख रहे हैं। ये सारा का सारा अभी हमने देखा ना, A1 A2 A3 जो हमने क्रिएट किया, ये सब बैकएंड पे। इसको UI दे देंगे तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर वाली शक्ल बन जाएगी वो, सही है। तो मैं क्या करूँगा, उस सॉफ्टवेयर को जब जाके खोलूँगा और सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा और उस रिकॉर्ड में जाऊँगा, उस रिकॉर्ड में जाऊँगा। जैसे आप लोग मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो सकता ना, उसमें तो और अच्छे से बता पाता, लेकिन इसको इस तरह समझे जैसे आप यूट्यूब पे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपने कोई एक वीडियो देखी, सही है, और वो कहाँ पे मौजूद है? यूट्यूब के सर्वर पे मौजूद है, हमारे किसी के लोकल पे नहीं है। लोकल पे अगर डाउनलोड की हुई है तो फिर कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, सही है। तो आप उस वीडियो को कहीं से भी एक्सेस करें, आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, सही है। तो हुआ क्या होगा, जैसे वो वीडियो अपलोड की गई होगी ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना और क्या हो गया, वो सर्वर में आपके पास सेव हो गया, ठीक है। और आपको एक UI मिल गई कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का आपको चीज़ देखने को मिलेगी और उसमें ये डेटा मौजूद है, सही है। तो आप उसको जब एक्सेस करेंगे तो आपको मिल रहा होगा। हाँ, अगर क्लास दोबारा रीस्टार्ट कर दी, डेटा लॉस। अभी देखा है ना हमने यहाँ पे, क्लास जब रीस्टार्ट करते हैं कोड को फर्दर इंप्रूव करने के लिए, हमने क्लास रीस्टार्ट की, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे री इनिशियलाइज करने पड़ते हैं, हमें दोबारा से क्रिएट करने पड़ रहे होते हैं, सही है। तो वहाँ पे जो कोड लिख दिया है ना, तो उनकी मदद से जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उनको नहीं छेड़ा जाता, सही है। उनको इनहेरिट करके काम किया जा रहा होता है। पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस टॉपिक हमारा एक पिलर है, ठीक है। तो इनको इनहेरिट करके फर्दर काम किया जा रहा होता है। जो ओरिजिनल क्लास बन चुकी है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे होते, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको अभी कोशिश करते हैं कंप्लीट करके उठते हैं, सही है। फ्रैक्शन डेटा टाइप बना रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मैं एक चीज़ लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय, या लेट से मैं लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर मिलेगा? या इसको अपोजिट करता हूँ, मैं लिखता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर मिलेगा? पॉइंट में आंसर मिलेगा, 1.2 आ रहा है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले, मतलब अगर तो ये डिवाइड हो सकता है ना तो डिवाइड हो जाए, अदरवाइज़ क्या हो, मुझे कुछ लेट से अगर मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 6 लिखता हूँ, नहीं हो सकता ना डिवाइड, तो मुझे क्या हो, इस तरीके से डेटा मिल जाए, 5/6 ही करके मिल जाए डेटा। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, मुझे डिवाइड करके उसका आंसर ला के दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोगों ने जैसे पढ़ा भी होगा कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं, लेट से अगर मैंने लिखा 5/6, ये कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर मुझे किस तरह मिले, फ्रैक्शन में ही मिल जाए 5/6 करके, सही है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, मुझे फ्रैक्शन में वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लेट से मैंने लिखा भाई 1/2 प्लस 3/2 या 4/2 करता है इसको, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या निकलता है, इसका LCM निकलता है, ठीक है। क्या आएगा LCM इसका? 2 आएगा, एग्जैक्टली। और 1 + 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2। तो मुझे आंसर किस तरह मिलना चाहिए, इनको सम करने पे 5/2 मिलना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ मैं करूँ पाइथन के अंदर तो मुझे किस तरह आंसर देगा, थोड़ा इमेजिन करेंगे आप लोग।
फ्लोट में देगा। देखिए ज़रा, मैंने लिखा 1/2 प्लस क्या था 4/2, 2.5 दे रहा है, पॉइंट का आंसर दे रहा है। मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे उसकी जो है फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए आंसर। सही है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा टाइप बना रहे हैं। बेसिक्स ही होगी, बहुत सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको उससे कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम रखेंगे इसका भाई हम? फ्रैक्शन, सॉरी डेफ क्यों आ गया, क्या नाम होगा भाई इसका? क्लास होगा ना, क्लास बना रहे, फ्रैक्शन आ गई। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले क्लास के अंदर क्या बनाया जाता है? कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम मेनली तो क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स लिख रहे होते हैं। सही है, आपको वैसे पर्पस पता है कि उसका मेन पर्पस क्या है। सही है, लेकिन उसका एक पर्पस क्या है कि एट्रीब्यूट्स भी हम लिख रहे होते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई डेटाबेस वगैरह से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसको हैंडल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर लिखा डेफ इनिट, सॉरी, और उसमें क्या आ गया, सेल्फ आ गया। सही है। अच्छा, अब आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि जब हम फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं, सिंगल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे कितने क्या क्या डेटा चाहिए होगा, मुझे मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनाने चाहिए उसके। एग्जैक्टली मुझे, अगर मैं सिर्फ एक फ्रैक्शन की बात करूँ अभी, ठीक है, एक फ्रैक्शन की बात करूँ, तो मुझे भाई यहाँ पे कितनी चीज़ें चाहिए होंगी, एटलीस्ट 2 चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट, मैं न्यूमरेटर को क्या बोल देता हूँ, x बोल देता हूँ, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या बोल देता हूँ मैं, सेल्फ डॉट y। वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी रख सकते हैं। सही है, चलो हम यही रख लेते हैं। मैंने लिखा न्यूमरेटर नम लिख दिया और डिनोमिनेटर डेन लिख दिया मैंने उसके लिए शॉर्टकट में। सही है। अच्छा, लेकिन एक बात, अब यहाँ पे ना हम एक न्यू कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं जिसका नाम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने पैरामीटर्स नहीं रखे थे, हमने अपने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स नहीं रखे थे, सिर्फ क्या रखा था, सेल्फ रखा था। सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब यूज़र फ्रैक्शन की क्लास बनाए ना, मतलब फ्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, सॉरी क्या बनाए, फ्रैक्शन क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाए ना, जब ही क्या हुआ, अपने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही क्या हो जाए, मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर आके x को और y लिख दूंगा। सही है। या आप लोग अगर नाम सेम रखना चाहें तो आप लोग क्या लिखें, नम जो कि न्यूमरेटर है और डेन जो कि डिनोमिनेटर है। सही है, मर्जी है आपकी, कुछ भी रखें। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। अब नीचे आए और मैं क्या करूँगा, अब समझिएगा बात को, जब यूज़र फ्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा ना, तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैं आप चले दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, जरा सबर करें। इसको मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी लॉजिक कंप्लीट नहीं है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल पास लिख दूंगा ताकि एरर ना मिले। आगे बढ़ा और मैंने कहा फ्रैक्शन 1 को मैं f1 का नाम देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने f1 का इक्वल्स टू, और मैं फ्रैक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट्स बनाए, जरा देख रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहा है भाई, मुझे न्यूमरेटर भी दो और डिनोमिनेटर भी प्रोवाइड करो। समझ रहे हैं? और अगर मैंने नहीं दिया तो एरर दे देगा। देखें जरा, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, क्या बोल रहा है कि 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिस कर रहा है वो। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, समझिएगा बात को, अभी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट ही नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए ही मुझे 2 पैरामीटर्स देने, इसको आर्ग्यूमेंट्स देने, सॉरी क्या देने इसको, 2 आर्ग्यूमेंट्स देने। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं यहाँ से तो क्या होगा, मैं बगैर आर्ग्यूमेंट्स दिए भी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैंने ब्रैकेट बनाए, देख रहे हैं एम्प्टी आ गया ये। सही है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो F1 मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? कंस्ट्रक्टर ही डिफाइन करेगा कि कितने एग्जैक्टली बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर में आपने जितने पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, आपको उस ऑब्जेक्ट को बनाते हुए सब के सब देने हैं। और मशीन लर्निंग के अंदर हम देखेंगे, जब हम किसी क्लास को कॉल करेंगे ना, तो वहाँ पर 35 पैरामीटर्स तक के मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अब हमें अगर उनका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या सबको देंगे 35? क्या हम सब 35 पैरामीटर्स की वैल्यूज देंगे? नहीं, असल में होता क्या है, उस पर डिफॉल्ट करके लिख दिया जाता है। अब जरा देखें, इसको समझे जरा। यहाँ पे
मैंने लेट से यहाँ पे एक बनाया न्यूमरेटर, सॉरी मैंने न्यूमरेटर बनाया और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं रखा, मैंने कोमा लगाया और मैंने लिखा डेन डिनोमिनेटर, मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया 1, 0 नहीं लिख सकता मैं, याद रखिएगा। क्यों? हाँ वो क्या बोलता है, इनफाइनाइट एरर आ जाता है, ऐसी कुछ बोलता हूँ उसको शायद। 4 डिवाइडेड बाई 0 करूँगा ना तो ये डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, और मैथ में करते हैं तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एरर कुछ इस तरह करके आ रहा होता है, एग्जैक्टली मुझे एरर याद नहीं आ रहा, हाँ इन्फिनिटी कुछ इस तरह करके आता है, सही है। तो मैं बोला था मैंने क्या किया भाई, नम को मैंने रखा नॉर्मल पैरामीटर, डेन को क्या रखा मैंने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑल्दो मैंने इसको लिखा हुआ है कहाँ पर, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है मेथड डिफाइन करते हुए, लेकिन अगर आपने इसकी वैल्यू दे दी ना तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बोलेंगे, पैरामीटर नहीं बोलते, ठीक है। शायद मैंने फंक्शन पढ़ाते हुए इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोल दिया था, लेकिन फिर जब जाके इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया ना तो मालूम ये हुआ कि भाई अगर आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू खुद से असाइन कर रहे हैं ना तो फिर आपका वो पैरामीटर नहीं क्या कहलाएगा, वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कहलाएगा वो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लाजमी बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, क्योंकि आपने पहले से उसकी वैल्यू सेट कर दी। तो y को भी कह सकते हैं, हाँ y को भी कह सकते हैं, वाई को क्या, y की वैल्यू भी तो हाँ या ये तो कुछ भी लिख दें आप, ये तो आपकी मर्जी है, ये तो आपकी मर्जी है, सही है। अब थोड़ा देखिएगा जरा यहाँ पे, अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना, इसको पहले इसको रन करता हूँ मैं, और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या बोल रहा है भाई, 1 मिसिंग आर्ग्यूमेंट, कि 1 आर्ग्यूमेंट ये मिस कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब डेन वाले को देना कंपलसरी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक नंबर भी दे के भेजूँ यहाँ से तो जब भी ये मेरा ऑब्जेक्ट बनाने देगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे ना, क्लासेस पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर इस जगह पे 35-40 समटाइम्स 50-50 पैरामीटर्स डिफाइन हुए वो होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ऑफ पैरामीटर्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब उनकी कोई ना कोई वैल्यू सेट कर दी जाती है ताकि अगर यूज़र ना भी देना तो कोड आपका क्रैश ना हो, एरर ना दे, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। क्लास होती है उसके अंदर और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए होते हैं, हम उन मेथड्स को कॉल करके फिर अपने टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं। थोड़ा सा माइंड में ला पा रहे चीज़ को, सही है। तो अभी तो फिलहाल हमने क्या करना है, हमने दोनों को ही फिलहाल हम पैरामीटर्स रख के चलते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू हटा दी और मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे इनको हटाता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा ज़रा समझिएगा, ये जो मैंने नम लिखा है ना और डेन लिखा है, आप क्या, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके ये ऊपर वाले पैरामीटर से मैच भी कर सकते हैं, पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से मैच भी कर सकते हैं, और ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट से मैं इनको एक्स बोल देता हूँ, मैं इसको क्या बोलता हूँ एक्स, इसको क्या बोलता हूँ वाई, ठीक है। लेकिन आप पॉइंट समझिएगा, जैसे ही यूज़र फ्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो भाई वो क्या करेगा, 2 नंबर पास करने पड़ेंगे उसको, सही है। और ये 2 नंबर्स आएंगे कहाँ पर, नम और डेन में आएंगे, नम और डेन में आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ भाई नम को मेरे स्टोर करा दो किसमें, क्लास के अंदर मैंने बनाया किसको, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया या एट्रीब्यूट बनाया, मैं बोल रहा हूँ उस नम से वैल्यू उठाओ, कहाँ पे सेव करवा दो, एक्स के अंदर, और डेन से उठाओ उसको कहाँ पे सेव करवा दो, वाई के अंदर। तो इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह हम काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो आपकी मर्जी भाई, आप एक्स को वही पैरामीटर का नाम दें या कुछ और दे दें, ये आपकी मर्जी है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, लेकिन अगर आपने इसका वाइस वर्सा किया, क्या मतलब, लेट से आपने इसको लिखा उल्टा, आपने कहा भाई नम को लिखो यहाँ, डेन को लिखो यहाँ, ठीक है, और यहाँ आप लिख रहे हैं एक्स, यहाँ क्या लिख रहे हैं वाई, देख रहे हैं वो एरर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जब फंक्शन जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे ना, और जो वैल्यूज भेज रहे हैं वो तो भाई किस में आ रही है, नम में आ रही है और डेन में आ रही है, लेकिन आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्स और वाई का यूज़ कर रहे हैं। तो राइट साइड पे आपने जो चीज़ लेनी है ना, आपके पास वो पैरामीटर मौजूद होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ वापसी से नम, तो ये काम करेगा, यहाँ पे लिख दूँ डेन, तो ये जब भी काम करेगा, सही है। क्लियर हो रही है बात। तो खैर सेम लग के चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर क्या पास किया हमने, 7 9 को हमने क्या किया, इसको बना के भेज दिया ऊपर, सही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैं प्रिंट करता हूँ F1 को, ठीक है। क्या दिखा रहा है वो, एक एड्रेस दिखा रहा है कि भाई उसने क्या किया है कि हमारे F1 का डेटा ले जाके इस
मेमोरी एड्रेस पे सेव करवा दिया है। सही है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए सारे जल्दी से, मैंने प्रिंट चलाया ना, जब मैंने प्रिंट चलाया तो यहाँ पे एक मैजिकल मेथड कॉल होता है। अब हम एक दूसरा मैजिक मेथड पढ़ रहे हैं, पहले एडिट पढ़ा था, एक दूसरा मैजिक मेथड पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं ना, पाइथन के अंदर एक मेथड है स्ट्रिंग करके, $str $, आपके पास एक मेथड है जो क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। क्या होता है ये? ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। और कब होता है? जब हम उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे बताएं कि मैंने अपनी क्लास के अंदर उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया हुआ है? नहीं किया हुआ। तो पाइथन को पता ही नहीं है कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट को दिखाना किस तरह का है। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस मेथड को यहाँ पे डिफाइन करूँगा, उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। मैंने कहा लेट्स से डेफ str और मुझे यहाँ पे इसको करना होगा रिटर्न, और मैं उसको बताऊंगा कि भाई तुम मेरे ऑब्जेक्ट को किस तरह दिखाओ। हाँ भाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सेल्फ डॉट नम, और क्या लिखूंगा यहाँ पे? सेल्फ डॉट डेट। क्योंकि मेरा जो डेटा है, हमने देखे जरा, यहाँ से नम को उठाया, इस नम में सेव करवा दिया, यहाँ से डेन को उठाया, इस डेन में सेव करवा दिया। सही है। तो अब मेरा जो डेटा है वो सेल्फ नम में पड़ा हुआ है और सेल्फ डेन में पड़ा हुआ है। और अगेन सेल्फ क्या कर रहा होगा? हर ऑब्जेक्ट के लिए खुद से डायनेमिकली डेटा को हैंडल कर रहा होगा। तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और अब की मरतबा जब मैं प्रिंट चलाऊँगा तो ज़रा देखें क्या मुझे उसी तरह से दिखा रहा है आउटपुट जिस तरह मुझे रिक्वायर्ड था 7/9। सही है। तो देखें, मैंने उस मेथड को तो कॉल नहीं किया, मतलब ये मैजिक मेथड हुआ ना, खुद से चला। और कब चला? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग वाला मेथड खुद ट्रिगर होगा, जिस तरह कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होता था, लेकिन वो अलग जगह पे ट्रिगर होता था। कब होता था वो? ऑब्जेक्ट बनाते हुए। ये कब ट्रिगर होगा? जब हम प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। सही है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, हम दो फ्रैक्शन को प्लस करने का, ऐड करने का कोड लिखेंगे। सही है। लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जी, हमने ये str फंक्शन कॉल किया है या ये ओवर गया? ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, अगर इस तरह बोलें। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन ना एक वहाँ पे एम्प्टी फंक्शन बना के रखा हुआ है, मतलब एक मैजिक मेथड है जिसके अंदर लॉजिक लिखी हुई है कि भाई जब भी प्रिंट फंक्शन कॉल होगा ना और ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का बोला जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? स्ट्रिंग फंक्शन कॉल होगा। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमने उसको इनहेरिट किया है उस फंक्शन को, और हमने अपनी लॉजिक बताई कि भाई तुम मेरे वाली क्लास के लिए ना मेरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से दिखाना। किस तरह से? इस तरह से। आप इसको कुछ और लिखेंगे तो अगर लेट से मैं लिखता हूँ हेलो, तो क्या करेगा? सिर्फ हेलो दिखा रहा होगा वो। सही है। लेकिन मुझे चूंकि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाना था, मैंने इसलिए उसको ये वाली लॉजिक पर अप्लाई कर दिया। जो हम जैसे कि हमने जो पैरामीटर्स लिखे हैं, जब हम वो फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है पैरामीटर्स में एनी लिखा आता है, लेकिन बाद फंक्शन में वहाँ लिखा होता है कि इसमें स्ट्रिंग में पास करेंगे, आपके इंडेक्स पास करेंगे। तो हाँ, ये कैसे करें? वो एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है, वो शायद यहाँ पे जाके ना एक मैं सेंटेक्स देख लूँगा उसका इस तरीके से करके। हमें यहाँ पे कुछ बताना होता है उसके टाइप को, या तो ये वो इधर होता है या तो वो अंदर कहीं लिखा जाता है। एग्जैक्टली माइंड में नहीं है। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, हम इसको बता रहे हैं कि भाई आपके जो पैरामीटर्स होंगे वो किस तरह देना है, आपने स्ट्रिंग फॉर्म में दे दें। तो इसको ये एक इंडिकेशन हो जाती है। सही है। लेकिन इसको मैं डिटेल में देख लूँगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा। सही है। फिलहाल यहीं पर रखते हैं इसको, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे।